और ग्रुप में ही जिसका नंबर ना ऐड हो, कल ग्रुप में मैंने सिलेबस भेज दिए सारे। ठीक है, मिलेगा आप लोगों को। सिलेबस हमेशा अपने पास रखना बहुत जरूरी है, अगर आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो, कि सिलेबस में क्या चीज है, हमने क्या कर लिया और क्या हमारा बाकी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, इंडियन ज्योग्राफी। और हमने अब तक ये पढ़ा, कल पहले क्लास थी इस टॉपिक की। भारत का भूगोल। पहली बात ये पढ़ी कि जो भारत के अलग अलग नाम हैं वो हमें कहाँ से मिले। तो तीन चार बड़े नाम हैं, जैसे इंडिया, ये नाम कहाँ से आया, यूरोपियन से, या कौन, ग्रीक, या आज के ग्रीस नाम के देश से। ठीक। दूसरा जो नाम आया हिंदुस्तान, ये नाम हमें दिया ईरानियों ने। और तीसरी बात क्या, भारत, ये नाम पड़ा सम्राट भरत के नाम पर। ठीक। और चौथा, क्योंकि ये प्लेस था आर्यों का, तो नाम पड़ा आर्याव्रत। ठीक है, ड्यू टू द रेजिडेंस ऑफ आर्यंस, आर्यों के निवास के कारण से। ठीक। दूसरी बात हमने पढ़ी, किसी को किसी बात में डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कि हमें ये नाम किसने दिए। सेकंड बात ये थी कि भारत के कुछ स्टेट्स क्या रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी उनका बॉर्डर किससे लगता है, किसी कंट्री से। भारत के 17 स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट इंक्लूडिंग यूटीज क्या रखते हैं, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिनमें से जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर लंबी। दूसरी बातचीत, ये सीमा जिन कंट्री से लगती है उनका एक कोड लिखा था बचपन, कि किससे हमारा कितना बॉर्डर लगता है, बचपन MBA। इस पे लिखा था एक फोन नंबर, 55 45 और 44। भारत का सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश से, कितने स्टेट का, और बॉर्डर है कितना लंबा, चाइना से 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3,323, नेपाल से 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। ठीक। अब वो कौन कौन से स्टेट है हमने उनके बारे में भी लिखा, कल यहां तक की बात पढ़ी। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो पूछिए आप लोग, अगर कोई ऐसी बात लगती हो कि हाँ पूछनी चाहिए। क्या चीज, बॉर्डर घट बढ़ सकता है क्या, ये बताओ जरा। घट बढ़ सकता है और घट बढ़ चुका है क्या, बांग्लादेश का और हमारा लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट था, सीमाओं पे एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं थी। एक जमीन थी जिसे बोलते थे 2 बीघा जमीन, और वो इस कंडीशन में थी कि इंडिया का वो हिस्सा कहाँ जा रखा था, बांग्लादेश में, और वहां के आदमी उसे पार करें तो जो इंडियन आर्मी है उससे फेस टू फेस होना पड़े, डॉक्यूमेंटेशन दुनिया भर का। तो हमने वो क्षेत्र सौंप दिया किसे, उन्हें। कुछ एरिया उनके ऐसे हमारे अंदर आ रखे थे, तो हमने सीमा के ऊपर कुछ गांव और क्षेत्र तो दे दिए उन्हें, और कुछ कहाँ ले लिए, अपनी साइड। और अपना दोबारा क्या किया हमने, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट,
और ऐसा कुछ भी करना होगा, भारत की सीमाओं से कोई भी छेड़छाड़ हो तो संविधान में करना पड़ेगा हमें चेंज। हमने किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कौन से नंबर का? 100वां, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में 100वां संशोधन। किस लिए? भारत की सीमाओं को रीएडजस्ट करने के लिए एक देश के साथ। ठीक, हमारी सीमाएं रीएडजस्ट नहीं है, ना तो पाकिस्तान के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ, ना चाइना के साथ, ना नेपाल के साथ, यानी यहां सब के साथ कहीं ना कहीं डिमार्केशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक, तो एक के साथ हमने अपना रिजोल्व कर लिया। अब इन नामों के अंदर कोई दिक्कत ना हो तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी के बारे में कहता है कि भारत का ऑफिशियल नाम क्या होगा। तो दो नाम माने, इंग्लिश में ये और हिंदी में ये, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ठीक है, और उसकी सीमाएं बॉर्डर कैसी हैं? इस प्रकार से। तो कोई भी चेंज होगा नाम में किसी में भी तो चेंज करना पड़ेगा भारत के संविधान में भी। ठीक, तो दो बात तो हमने बड़े पढ़ते हैं। इससे आगे इन्हीं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं की बातचीत चल रही है, इन्हीं की बात करते हैं पहले। और कुछ मैप जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसकी वीडियो एंड मैप आप ग्रुप में आते जाएंगे। मैंने रात ही आपके पास भेजे, अब जो चीज़ यहाँ है वो आपके पास भी उपस्थित है, ताकि घर जाके भी आप इसे देख लें एक बार। तो क्या मैटर है, क्योंकि बहुत सारी बात पढ़नी है जिससे आपकी नॉलेज बिल्ट हो और किसी भी चीज के बारे में आपको एग्जैक्ट पता लगे। क्या चीज? अब कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जैसे इस मैप पे आपको दिख रहे होंगे। क्या भारत का एक बॉर्डर किससे है? ये बॉर्डर, एक बॉर्डर कभी जब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, क्या था ये बॉर्डर। ये देश है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये इंडिया। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं कैसे कैसे बनी? तो सबसे पहले कभी इस पूरे हिस्से में यहां से म्यांमार तक, श्रीलंका तक सब किसका राज था? ब्रिटेन का। तो इंडिया वाला हिस्सा कौन था? ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे अंग्रेज ये प्रयास कर रहे थे कि हम किस पे कब्जा कर लें? अफगानिस्तान पे। उसके चक्कर में तीन बड़े क्या हुए? युद्ध, अफगानिस्तान के, ब्रिटेन के साथ। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में तीन बातें बता रखी हैं जो रिपीट करनी जरूरी है। क्या? इजी टू अटैक, हमला करना बहुत आसान है। पूरे अफगानिस्तान में एक ही मेन सिटी है काबुल, और सारे रास्ते कहां जा रहे हैं? काबुल की ओर। जाते काबुल पे हमला करो। और डिफिकल्ट टू विन, जीतना मुश्किल है। एक शहर तो आप जीत लेंगे लेकिन पूरा देश जीतना लगभग असंभव। और इम्पॉसिबल टू रूल, राज करना तो असंभव है। खबर पढ़ी कल की? पता नहीं पक्की है या कच्ची है। क्या? कि आपस में लड़ पड़े, देखे तुमने? यानी एक ब्रिटेन के पत्रकार ने बात छापी कि इनमें आपस में लड़ाई हुई और जो मेन कमांडर तालिबान का था वो आपस की लड़ाई में मर चुका है। इसीलिए अब तक किसी ने उसका फोटो कोई वीडियो कहीं देखी ही नहीं है, और वो है ही नहीं। और जो सा फिलहाल प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था वो जबरन बंधक बना रखा है। और ये पूरा गेम कौन खेल रही है? अगर पाकिस्तान से किसी की दोस्ती होगी तो वहां चमत्कार ही चमत्कार होंगे। कहां शुरू हो चुके चमत्कार? अफगानिस्तान में। जो राष्ट्रपति बनना चाह रहा था वो तो निपट लिया, जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था अब वो बना रखा डिप्टी प्रधानमंत्री। ठीक क्या? कौन? अब्दुल गनी बरादर, जो बना रखा है बंधक, ना कहीं जा सकता ना कहीं आ सकता। ठीक, तो समस्या समस्या क्यों? पाकिस्तान की आईएसआई अपने एक आतंकवादी गुट को सत्ता पे कंप्लीट कंट्रोल चाहती है। मतलब जो हम चाहें वही हो। क्यों? अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, खनिज संपदा है, उससे हमें बेचना है या बिकवाना है।
और उसमें से बहुत मोटी मात्रा में पैसा कमाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे जेब में चवन्नी नहीं है और बहुत दिक्कत के दिन चल रहे हैं, हम कहाँ पड़े हैं, कर्जे में, और बराबर के देश में से क्या खुद रहा है, माल। तो अब सबको मार मोर के हम बैठाएंगे अपने आदमी को। नाम है मोहम्मद अनस हक्कानी, मोहम्मद अनस हक्कानी, हक्कानी गुट का नेता, ठीक है। और इन सब का सबसे बड़ा कमांडर सिराजुद्दीन। ये कंप्लीट एंटी इंडिया लोग हैं। तो अफगानिस्तान में उथल पुथल लगातार चल रही है। जो राष्ट्रपति बनना चाह रहा था वो मर चुका है और पाकिस्तान अपने आदमियों को वहां बैठाना चाहता है ताकि चीन और पाकिस्तान मिलके इसका इस्तेमाल कर सके। यहाँ एक सामान बहुत कीमती है, लिथियम, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जो अरबों खरबों का है, ठीक। तो अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश इंडिया ने 3 वार लड़ी और अंतिम में 19 अगस्त 1919 को 19 अगस्त 1919 को एग्रीमेंट करना पड़ गया ब्रिटेन वालों को। इन्होंने देख लिया यहां राज करना असंभव है, इससे अच्छा एग्रीमेंट करते हैं और हड़क खत्म करते हैं। तो इतना बड़ा साम्राज्य ब्रिटेन का एक छोटे से देश को कंट्रोल नहीं कर पाया उस समय। क्यों? इस देश की ज्योग्राफी ऐसी है कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और उनमें जाने के रास्ते बेहद संकरे हैं और वहां कंट्रोल करना या लड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई कहाँ बैठ जाए उन कंट्रोल पे, ऊपर पहाड़ों पे, तो वहां से हमला करना, टिके रहना बड़ा आसान है, छिप के भागना बड़ा आसान है, वो मिल भी नहीं सकता। तो ब्रिटेन ने यहां से भागना ही उचित समझा और एक संधि कर ली, रावलपिंडी की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। और इसे कह दिया कि आज के बाद तुम एक अलग देश और हम एक अलग देश, ठीक है। तुम्हारा हमारे बीच में एक लाइन होगी, वो लाइन ये होगी। एक अंग्रेज अधिकारी ने लाइन ड्रॉ की सर डुरंड ने, तो इसे कहते हैं डुरंड रेखा। तो डुरंड लाइन किसके बीच में है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। और आज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान की, वो यही लाइन है टिल डेट। क्यों? तालिबान और बाकी इसे मानते ही नहीं है कि इस लाइन को चेंज कर दिया है पाकिस्तान ने, ठीक। और इस पे कोई फेंसिंग, कोई तारबंदी, कोई बहुत लैंडमार्क ऐसे कुछ भी नहीं है, चंद पत्थर रखे हुए हैं बस, ये उसकी लाइन है। तो जब ऐसे पत्थर रखे हुए होंगे तो वो डिस्टर्ब जरूर होंगे और उनसे क्या पैदा होगा? टेंशन, तनाव। तो डुरंड रेखा कब खींची गई? 19 अगस्त 1919 को। किसके बीच में? अफगानिस्तान एंड दैट टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उस समय के ब्रिटिश भारत में और आज के पाकिस्तान में। अगली लाइन, अगली लाइन ये थी कि ये पाकिस्तान तो किसका पार्ट था? ये पार्ट था इंडिया का। लेकिन अंग्रेज लगातार पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहे थे कि इन्हें पहले बांटो, ये तो दोस्ती टूट नहीं रही इनकी बिल्कुल भी। किसकी? हिंदू और मुस्लिम की। और जब दोस्ती नहीं टूट रही तो तोड़ने का जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो कब शुरू कर दिया? 1905 में। कि सारे आंदोलन का जो गढ़ है वो बन चुकी है कलकत्ता। सारे क्रांतिकारी यही हैं, रोज हमले करते हैं और कोई काम चलने नहीं देते। अब इसे बांटो, और बांटो कैसे? रिलीजियस के अनुसार, एक और हिंदू और एक और मुस्लिम। जो मुस्लिम होंगे इनकी राजधानी है ढाका और इनकी है कौन? कलकत्ता, ठीक। लेकिन इसका बहुत तगड़ा विरोध हुआ और हिंदू और मुस्लिमों ने इनकी चाल समझी और इनका ये पूरा प्रोग्राम विफल कर दिया। नाम था लॉर्ड कर्जन, पढ़ोगे हिस्ट्री में, लॉर्ड कर्जन। और हिंदू और मुस्लिमों ने सड़कों पे आके आपस में इकट्ठा होके इनका विरोध शुरू कर दिया। और भारत का वो पहला मास मूवमेंट जिसमें जनता ने भागीदारी की विदाउट महात्मा गांधी, वो कब स्टार्ट हुआ? इसके तुरंत बाद। यानी इंडिया का सबसे पहला मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन कब? क्या नाम था? बंग भंग, यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध इस मूवमेंट का नाम था क्या?
स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट। स्वदेशी, और इसी आंदोलन में भारत की हिस्ट्री में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था सड़कों पर। यूपीएससी प्री के अंदर पूछ चुके बातचीत, ध्यान रखना जरा। और यही भारत का वो पहला आंदोलन था जिसने जनता को समझाया कि मास मूवमेंट से बहुत बड़ा मैसेज जाता है पूरी जनता के अंदर, और सरकार का विरोध करने का सबसे बेस्ट मीडियम यही है, अहिंसात्मक रूप से। और तब तक देश में महात्मा गांधी नहीं थे, वो आए थे 1915 में। कहां से? साउथ अफ्रीका से। तो पहला प्रयास किया डिवाइड एंड रूल का 1905 में। जब ये प्रोग्राम फेल हो गया और जनता ने अंग्रेजी कपड़ों की होली जलानी शुरू कर दी, अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिए, अंग्रेजी सिस्टम पूरी तरह से क्या कर दिया, चौक, अंग्रेजी बैंकों से अपने पैसे निकाल लिए, सब खत्म कर दिया इनका, तो इन्हें लगा तो मामला चलने का ही नहीं। तो तब इन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसे लोग ढूंढने शुरू किए जो एकदम मुस्लिमवादी सोच रखते हैं, जिन्हें भारत से प्रेम कम है और अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स से ज्यादा है। और तब जाके 1906 में इन्हें कौन मिला? सलीम उल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां, जिसने बनवाई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। और यही संगठन बाद में खड़ा कर दिया गया कांग्रेस के अपोजिट, और इसे बाद में किसने लीड किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जरा ही चिंगारी बढ़ते बढ़ते क्या बन गई? दो देश। और इसका शिकार हुए कितने? लगभग 15 लाख लोग, जिन्होंने अपनी जान गंवाई इन संघर्षों में। ठीक, यानी पहले पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। कब तक सफल रहे? 1945 तक। यानी कब तक? सेकेंड वर्ल्ड वार तक हमें आपस में लड़ाते रहे, कभी इसको साथ ले लिया तो कभी इसको साथ ले लिया। कोई चलने को तैयार नहीं था लंदन में, तो क्यों चल पड़े लेके? बी आर अम्बेडकर। कहां? गोलमेज सम्मेलन। यानी अगर कोई पक्ष बात नहीं करने का तो कोई बात नहीं, इनका प्रतिनिधि बन के आप कहां? चलो हमारे साथ लंदन। तो सभी प्रकार के लोग थे जिनके अपने अपने काम थे। ठीक, तो सेकंड वर्ल्ड वार तक इनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इन्हें बांटो और राज करो। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पॉलिसी थी, पहले तो क्या कि अब नहीं बांटने के बिल्कुल भी नहीं, अब तो कन्फर्म है, हमने वादा कर लिया कि तुम्हारा एक नया देश बनाएंगे, और अब बंटवारा बिल्कुल भी नहीं करने के। क्यों? क्योंकि जितने भी गुलाम देश है हमारे दुनिया के अंदर, ऐसे 53 देश हैं। कितने? ब्रिटेन के राज में कभी सूरज डूबता ही नहीं था, इतना लंबा राज था उसका, अफ्रीका में, एशिया में। ठीक, क्या? तो ब्रिटेन ये चाह रहा था कि हम इन्हें आजाद करें और इनका बना दें एक संघ, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? कॉमनवेल्थ फेडरेशन, राष्ट्रमंडल संगठन, जो आज भी है ब्रिटेन के गुलाम राष्ट्रों का संगठन, ताकि उसे व्यापार से लेके पॉलिटिक्स से लेके हर चीज में लाभ हो। क्यों? दुनिया की अलग अलग पावर अलग अलग गेम खेल रही थी। क्या? सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होते ही यूएसए की तो पॉलिसी बिल्कुल साफ थी कि हम तो बनवाएंगे एक संगठन, और क्या नाम होगा उसका? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसका सम्मेलन भी किसने बुलाया? अमेरिका ने। 50 कंट्री कहाँ आए? सैन फ्रांसिस्को में। और क्या खड़ा हो गया? इसे नाम भी किसने दिया? अमेरिका ने। तो खड़ा करने वाला वो, समिट बुलवाने वाला वो, बनाने वाला वो। तो उसकी पॉलिसी तो क्या थी? जितने संगठन हम बनाएंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? जिसमें हम पावरफुल कंडीशन में हो। तो आज तुम कोई चेक करो, अगर कोई संगठन यूएनओ के अंडर का है तो उससे पावरफुल रूप से हर वे में कौन कर रहा है लीड? यूएसए। चाहे इन्हें पैसे देने के रूप में हो, चाहे मैं नाम लूं वर्ल्ड बैंक का, चाहे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। बैंक तो पूरी दुनिया का है वाशिंगटन में, और उस पर पूरा होल्ड किसका है? किसे लोन देना और किसे नहीं देना कौन बता रहा है? ऐसा ही गेम खेलना कौन चाह रहे थे? ब्रिटेन वाले। तो 1945 के बाद
उनकी पॉलिसी थी एक यूनाइट इंडिया हो, यूनाइट इंडिया, इकट्ठा इंडिया। और उन्होंने इस चक्कर में इन मुस्लिम लीग वालों से बात करनी ही बंद कर दी और भारत में क्या भेज दिया, कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसका काम क्या था, दो काम थे इसके। स्टोफर्ड क्रिस, पैथिक लॉरेंस, ये लोग कहाँ आ गए, इंडिया में, 3 आदमी थे इसके अंदर। और काम था क्या, एक तो भारत में बनवाना है इनका संविधान जिससे इनका देश चले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करवानी है मेकिंग, और सेकंड क्या, एंट्रीम गवर्नमेंट, ठीक, यानी इनकी एक अंतरिम सरकार बनवानी है। तो सरकार भी बनवा दी और नेहरू कौन बने देश के, अंतरिम प्रधानमंत्री, ठीक, और संविधान भी बनवाना शुरू कर दिया। जब ये सब काम चल गया और इन दोनों में ही, संविधान में भी और अंतरिम सरकार में भी, कौन शामिल हो लिए, पदों के लालची मुस्लिम लोग के बहुत से लोग, सब दोनों में शामिल थे। जब इन्हें लगा कि अब तो अंग्रेज बात ही नहीं करते, हम भागे फिर रहे, कभी शिमला कभी कहीं और ये बात नहीं कर रहे, और दिक्कत क्या होती जा रही कि 2 आदमी, क्या नाम, अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना और इकबाल ये 2 आदमी लगातार प्रयास कर रहे हैं कुछ भी हो जाए, अगर इनकी सरकार एक बार बन गई तो फिर ये छोड़ने के नहीं, फिर अगर विरोध करेंगे तो सेना इनके अंडर में है, पुलिस इनके अंडर में है, कुछ भी करवा देंगे। तो सरकार बनने से पहले का टाइम है बस, और कुछ भी करके अब इन संगठनों से तुरंत बाहर निकलो। किससे, तुरंत ही, जब उन्हें लगा अंग्रेज सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हमें स्टार्टिंग से कहता है तुम्हारा क्या बनेगा, अलग देश, और हमें क्या कर रहे हैं, प्रोवोक अगेंस्ट कांग्रेस, ठीक, तो वो लोग अब लगता है हमारा देश नहीं बनने का, अब तो खुद कमान लेंगे अपने हाथ में। तो एक सम्मेलन बुलाते हैं और कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, कि आज से सीधी कार्रवाई होगी, और नारा देते हैं लड़के लेंगे पाकिस्तान। कौन, जिन्ना और अल्लामा इकबाल, ठीक, बिल्कुल हो चुकी। लेकिन ऐसे आदमी जो आइडियोलॉजिकल रूप से खड़ा करवाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने ये धारणा चला दी, मर तो गए बेचारे ये भी 48 के आसपास, 1950 के आसपास बनते ही, लेकिन ये अपना काम करके चले गए। क्या करके चले गए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बॉर्डर पे जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य लोग थे, ये पूरा बॉर्डर और ये बॉर्डर, यहां पे दंगे शुरू करवा दिए। कब, एक घोषणा होते ही। कब घोषणा हुई, फरवरी 1946। जी पूछिए। तो दुनिया का बहुत बड़ा कर्ज है यूएसए के ऊपर, कर्ज है पूरे देश में, इतना पैसा यूएसए के पास है, उसका 90% कर्जा ही है, और कर्जे कमी है नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास पैसे कमी ना रहे और मुझे खूब कर्जा मिले, तो मैं यहाँ 10 ऊंचा बिल्डिंग बना दूं, सब बना दूं, सब वेल मेंटेन कर दूं, अगर मेरे पास मनी सप्लाई क्या हो, भयंकर, और देने का दबाव ना हो, देने का दबाव ना हो, भविष्य में कमाता रहूं मैं या मेरी आने वाली पीढ़ियां, तो मेरा डेवलपमेंट तो कोई रोक ही नहीं सकता। और वो कौन सा एग्जाम्पल है, अमेरिका। आपके पास दुनिया भर की संस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल करके आप पैसे लेते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपनी कंट्री का इन्वेस्टमेंट के पैसे की कोई कमी आपके पास है नहीं, और चुकाने का दबाव भी नहीं है। दबाव किस पे है, आप कर्जा लेंगे तो आपको दमादम चुकाना पड़ेगा। इंडिया, पाकिस्तान, छोटे मोटे जितने भी कंट्री हैं, इन्हें मिलने का ही नहीं पहले तो, और अगर मिलेगा तो देना पड़ेगा दमादम, ठीक है। तो वो दबाव किसके पास नहीं है, उनके। तो आज उसकी एक मोनोपोली है। क्या है वो, मोनोपोली, ठीक, यानी वो जो चाहेगा वहां वो होगा, और ये सब उसके बनाए हुए संगठन है। इसमें वो है और उसके कुछ दोस्त हैं, कौन, वेस्टर्न यूरोप के देश,
ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा, ये मिल के पूरा काम करते हैं, मिल के इस्तेमाल करते हैं। और इन संसाधनों का जो पूरे विश्व के हैं, इनका इस्तेमाल बस कुछ कंट्री ही करते हैं। अब भारत कैसे कर देगा सारा खेल? पैसे और पावर का है। तुम्हारे बात को क्यों मानेगा? जो नहीं बोलने का तुम हमला कर दोगे तुरंत, दमादम एयर स्ट्राइक, कभी अफगानिस्तान में, कभी कहीं पे। तो इसमें पावर होगी सेना की, इकोनॉमी की, वो ये काम कर सकता है। हमारे पे ऐसी पावर है नहीं। ठीक है, तो लड़ना पड़ेगा, तो सोचना पड़ जाएगा साथ कौन देगा। कभी सब भाग खड़े हो जाए तुरंत ही और हम अकेले फंस जाए। यहाँ कितने खड़े हैं? इनके साथ है 30 कंट्री एक साथ। कितने? 30। एक पे हमला, 30 पे हमला, तीनों मिलकर काम करेंगे। तो इनके अगेंस्ट खड़ा होना मुश्किल है। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट कौन? ईरान। एक देश से ये कह रखा है इससे कोई तेल ले लेगा तो प्रतिबंध तुरंत लगाएंगे। हमारा मित्र राष्ट्र है ईरान, मजबूरी में, दबाव में मानना पड़ रहा है इनकी ये बातें कि ठीक है तेल नहीं लेने के बिल्कुल भी। अगर तुमने इनसे तेल ले लिया, तुम्हारा सारा कारोबार जो अमेरिका से होता है तुरंत बंद, तुम्हारे आदमियों की एंट्री अमेरिका में तुरंत बंद। तो अब इनकी क्या है? एक प्रकार की जबरदस्ती, विश्व के सिस्टम पे हावी होना। ठीक है, हावी तो उस पे हैं लेकिन कंट्रोल उसे कर नहीं पा रहे हैं। हर स्थान पे क्या होते जा रहे हैं? फेल। दुनिया में कहीं अमेरिका गया हो और वहां नरसंहार ना हुए हो, बलात्कार ना हुए हो, मौतें ना हुई हो, वियतनाम में, सोमालिया में, लीबिया में, ठीक है, इजिप्ट में, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। तो आज वर्ल्ड की जो परिस्थिति है उसे हैंडल करने में मेरा क्या है? असमर्थ। तो वो कहानी कहीं और की है। चलते यहाँ। तो इस डेट में ब्रिटेन के पीएम ने घोषणा कर दी, क्लेमेंट एटली ने, कि हम कब तक? जुलाई 1948 तक भारत को क्या कर देंगे? आजाद। और ये 2 साल क्यों मांग रहे हैं? इतना हिसाब किताब, बैंक सिस्टम, सेना सब ट्रांसफर करनी है तो इसमें टाइम लगने वाला है। और क्या करेंगे? बाकायदा सब कुछ हैंड ओवर करके। और दमादम क्या भिजवा दिए? कैबिनेट मिशन। देश में संविधान बनना शुरू हो गया, सरकार बन चुकी, इसमें ये लोग भी आ गए। इन्हें लगा ना बनता हमारा संविधान अब जा, और ना बनता देश। अंग्रेज तो साफ साफ घोषणा कर रहे हैं क्या बनेगा? भारत। और पाकिस्तान का उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया। भागकर तुरंत ही कहां पहुंचे? मोहम्मद अली जिन्ना। कहां? ब्रिटेन में। कि आपने घोषणा कर दी, हमारा नाम भी लिया, और हमें तुम भागे फिरे तब से लिए, 40 साल से, और हम तुम्हारे अनुसार अपना सारा काम कर रहे हैं। किससे मिले जाके? सेकेंड वर्ल्ड वार का ब्रिटेन का सबसे बड़ा हीरो, वहां का प्रधानमंत्री, क्या नाम था जी? नए आदमी को तो मुझे बताना। चर्चिल। जो घृणा करता था हिंदुओं से, जो घृणा करता था हिंदुओं से। और उसका एक एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में आज भी है। बंगाल में भयंकर अकाल आ रखा है वर्ष से 1942, और लदे हुए जहाज किसके? अनाज के, पोर्ट पे खड़े हैं। और वो कहता है इन्हें भूखो आदमियों को अनाज ना दो, सारा वापस लाओ। और कहां लेके आओ इसे? तुरंत ही यूरोप में, जहां सेना वार लड़ रही है, जबकि वहां अनाज पर्याप्त है। अफ्रीका से और बाई कंट्री से वो अनाज वहां ले गए हैं। लेकिन भूखे आदमियों को बंगाल में आ रखा है क्या? 1942 का अकाल, लाखों आदमी मर रहा है भूखा। लेकिन चर्चिल उस पानी के जहाजों को जो लदे खड़े हैं किसके? अनाज के, उन्हें कहा जाता है लेके दोबारा ब्रिटेन। किसका एग्जाम्पल है? भारतीयों के प्रति चर्चिल की सोच। तो वो तुरंत सपोर्ट करता है इसे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात किससे करवाते हैं? माउंट बेटन से। आप जाओ और उससे मिलो, और वो आपका कुछ ना कुछ पक्ष सुनेगा जरूर। ठीक है बातचीत? जी पूछिए। जब देश बन रहा था हम तो बहुत पहले से नाम रखे बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा, दुनिया में धर्म कहाँ से आए? प्रश्न ये है। देश बनने की बात तो बहुत बात की है। दुनिया में धर्म कहाँ से आए? कैसे पता लगा तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ये सिख है, वो ईसाई है? कैसा हुआ होगा ऐसे?
दुनिया के अंदर कहीं भी स्टार्टिंग में आदमी हमने कल ही पढ़े, जो भी पर्सन्स थे वो तो खानाबदोश और जंगली थे, वो समूह में इकट्ठा हुए और उन लोगों ने दुनिया की सबसे पहली सभ्यताएं बसाई, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मेसोपोटामिया, इंडस वैली एटसेट्रा। अब इनके अंदर अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग पहनावे इत्यादि थे, जिनका संबंध सीधा है वहां के भूगोल से। यह संबंध है डायरेक्टली वहां की ज्योग्राफी से। अगर तुम ठंड में रहोगे तो तुम कपड़े बहुत ज्यादा पहनोगे ऑटोमेटिकली ही, और वो तुम्हारे कल्चर का हिस्सा बनता जाएगा। ठीक क्या? तुमने देखा होगा, एग्जाम्पल दूंगा फिलहाल एक तुम्हें, तुमने देखा होगा कभी टीवी के अंदर, नेचुरल तो तुम भी देख ही नहीं पाएंगे इस चीज को, कि ब्रिटेन के जज अपने सर के ऊपर नकली बालों को रखा करते थे, घूमे हुए से वो, जबकि उनके पास तो असली बाल भी थे। उन्हें क्या दिक्कत है इसे बाल रखने की है? क्योंकि ब्रिटेन में ठंड होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ठंड ना लगे वो सर पे क्या रखते थे स्टार्टिंग में, इस प्रकार की चीजें, वो बन गई परंपरा। अब चाहे वो कहाँ बैठा है बेचारा गर्मी के अंदर भारत में, लेकिन यहाँ पे क्या रखे बैठा सर पे। ठीक है बातचीत। तो व्यक्तियों को, नहीं परंपराओं ने ही प्रारंभिक धर्मों को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? प्रारंभिक धर्मों को, जो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या कहीं अन्य, जो विश्व में फैलते चले गए। अब उनके अंदर अलग अलग क्लेश, विवाद, सीमाओं के झगड़े, तनाव इत्यादि होते चले गए। ठीक, जहां कुछ नहीं था, मंगोलिया वाले चंगेज खान वो हमले करने शुरू करते हैं, गुट बनाते हैं, लोगों को लूटते हैं, अपने घर भरते हैं। यही खेल बाद में कौन करता है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि देश। वो कहानी कहीं और की है। ठीक क्या बातचीत? तो अब हमारा देश बनना शुरू, और इन लोगों ने, मुस्लिम लीग वालों ने संविधान सभा भी छोड़ दी, सबने एक साथ इस्तीफे दे दिए और सरकार भी छोड़ दी, और यहाँ दंगे शुरू कर दिए कि लड़के लेंगे पाकिस्तान। सरकार दे नहीं रही है, और जैसे ये दंगे शुरू हुए तो यहाँ मारकाट मच गई। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था जहां पर एक साथ मर गए हों 15 लाख लोग। 2-4 की बात नहीं चल रही, दफनाने को आदमी ना मिले, और लोग कैसे पड़े? जिन्हें खा रहे हैं चील कौवे। कहाँ पे? रेलवे स्टेशनों पे, पूरी पूरी ट्रेन इस बॉर्डर के ऊपर और इस बॉर्डर के ऊपर। यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी कि जबरन लेंगे अपने पूरे क्षेत्र और कब्जा करेंगे हर सिस्टम के ऊपर। और इतना भयंकर झगड़ा होता देख किसने? माउंटबेटन ने बीच में ही मीटिंगें शुरू कर दी, और अंतिम में महात्मा गांधी कांग्रेस की मीटिंग हुई जिन्ना के साथ और माउंटबेटन के साथ, और तब यह फैसला हुआ क्या? कि डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो। और वार रुकने का नाम नहीं ले रही है। वार कैसे रोकें? तो बीच में घोषणा कर दो 48 की बांटना, देखो तब तक तो मर जाएंगे पता नहीं करोड़ों आदमी, और वार पता नहीं कहां तक ना फैल जाए। ठीक है, जब तुम चेक करोगे तो तुम्हें राजस्थान के अंदर मुस्लिम नहीं मिलने का, हरियाणा में मुस्लिम नहीं मिलने का, पंजाब में मुस्लिम नहीं मिलने का। क्यों? यहां जो हिंसा इधर हुई थी वही सेम कहां हुई थी? इधर हुई थी। हमारे साथ हमारा संबंध कैसा है? इनसे बहुत ही घनिष्ठ आपस में, अब से नहीं हजारों वर्षों से। जब यहाँ 700 वर्ष कौन राज करके चले गए? मुगल। तब भी यहाँ कोई दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक, लेकिन इन क्षेत्रों में यहाँ हिंसा होती है तो यहाँ भी हिंसा होती है। यहाँ से लोग कहाँ भागते हैं? यहाँ, और वहां से कहाँ भागते हैं? यहाँ। और तुम्हें बताया लोग कहाँ चले? बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर पेशावर से। कौन? सारे हीरो। कौन? दिलीप कुमार, सब कहाँ के रहने वाले? पेशावर के। पृथ्वीराज कपूर कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान के। यानी सब लोग कहाँ चल पड़े हैं? जो भी जहां रहता है वहीं से कहाँ भाग रहा है? भारत की ओर को। तो 76 लाख लोग तो कहाँ आए, और लगभग 74 लाख लोग कहाँ गए? पाकिस्तान। दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतना बड़ा ट्रांजिशन तो यहां हुआ, और सेम काम कहाँ हुआ? मुस्लिम इन एरियाज में और हिंदू इन एरियाज में। यानी लगभग 1.5 से 2 करोड़ आदमी माइग्रेट हुए, और जख्मी, हिंसा और सब कुछ इन क्षेत्रों में। तुरंत ही बीच में बुलवाना पड़ गया ब्रिटेन का एक जज। कौन? जिसका नाम था सर रेडक्लिफ।
दुर्भाग्य से सर रैडक्लिफ ना तो कभी अपने पूरे जीवन में भारत में पोस्टिंग रहे थे और ना जानते भारतीय कल्चर को, और ना इन्हें ना पता इस बात का कि भारत में गांव कैसे अपना जीवन चलाते हैं। हम गांव के आसपास रहने वाले, अगर आपका गांव यहाँ है तो आपके खेती करने वाली जमीनें कहाँ मिलेंगी? उसके आसपास। तो हर गांव के आसपास क्या है? उनकी जमीनें। इस बात का ज्ञान इन्हें कम था, और सेकेंडली ये कभी बंटवारा करते समय मौके पर गए ही नहीं, क्योंकि मौके पर क्या चल रही थी? हिंसा। दंगों के बीच में जाना ठीक ही नहीं समझा। और ये दिल्ली में बैठ के ही ऐसे नक्शों के ऊपर लकीरें खींच रहे थे, और वो कहाँ दे रहे थे? अधिकारियों को, कि ये लकीर जा रही है यहां से यहां तक, ये रहा नक्शा, और जाके डिमार्केशन करना शुरू कर दो। और इस बंटवारे से ही भारत में क्या पनपी है? भारत की दूसरी लाइन। कौन सी? तब ये लाइन बनी। कौन सी बनी? जिसने ये काम किया रेड क्लिफ ने, उसके नाम पर ही रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में? आज के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब रेड क्लिफ रेखा कहां से कहां तक थी, ये बता दीजिए। ये तो कह दिया भारत पाकिस्तान, लेकिन बॉर्डर तो बहुत लंबा। जी, नए आदमी से कोई सवाल नहीं है मेरा, उसे तो मुझे समझा नहीं। इतनी कहानी बता के तब एक आदमी का नाम लिया, ताकि आपके दिमाग में जो फिल्में हैं वो बैठने शुरू हो जाएं। जी, रेड क्लिफ रेखा कहां से कहां तक है? जी, मिस्टर बिजनौर। क्या रेड क्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर में है? नहीं है। जबकि आज भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में जम्मू कश्मीर भी लग रहा है बराबर में। तो रेड क्लिफ रेखा थी कहां तक? पंजाब तक। कहां तक थी? पंजाब तक। क्यों ऐसा था जरा बताना? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो भारत में शामिल हुआ ही नहीं था, हम उसे कैसे बांट देते? समझेगा बातचीत? इतना हिस्सा भारत में था ही नहीं। सुनते रहना, जल्दी में ना तुम ना मैं बिल्कुल भी। मुझे आपके दिमाग में हर वर्ड के बारे में कोई कुछ ही पूछ ले आपसे, वो सब समझाना। जब अंग्रेज भारत से गए तो भारत को कितनी? 563 छोटी छोटी डायनेस्टीज, रियासतों में बांट कर चले गए। क्या? जल्दी में तो कोई है ही नहीं फिलहाल, ना मैं ना आप। कल क्लास 1 घंटा चली, आधे सोच रहे अब 1 घंटा चला करेगी। आज चले कहाँ तक ये? 1:30 बजे तक। तो 1857, ये इस डेट से पहले जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वो कुछ और थी, और इसके बाद पॉलिसी एकदम से बदल गई। इससे पहले तो लॉर्ड डलहौजी इस देश में हर उस राजा की संपत्ति छीन रहा था जिसमें जरा सी भी कोई कमी नजर उसे आती। अवध का नवाब, अवध का नवाब, उस पर यह आरोप लगा दिया कि तुम तो राज अच्छा नहीं कर रहे, मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें कहना है कहना आप जा, और जबरदस्ती तुम्हें कब्जा करना है। ठीक क्या? कि क्या आरोप लगाया? कुशासन का, बैड गवर्नमेंट का। ठीक, और उस पर कब्जा कर लिया। ठीक। कौन? गंगाधर राव। गंगाधर राव कहाँ के राजा? झांसी के। कि संतान आपके हैं नहीं तो हम किसी को उत्तराधिकारी बनने नहीं देंगे, और राज्य हो गया हमारा। तो ऐसा करके भारत में अंग्रेज 1857 से पहले तो कब्जे पे कब्जे कर रहे थे। ठीक क्या? यानी क्या नाम सिद्धांत का था? सिद्धांत का नाम क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इससे पहले तो उनका उद्देश्य एक था, देश को चला रही थी कंपनी। कल मैंने आपके पास एक वो भेजी, तो मेरी बहुत सी बातों को तो आप बहुत से लोग लाइटली लेंगे, वो पढ़ने के ही नहीं। एक भेजी थी मैंने आपके पास कल, योजना मैगजीन। ठीक,
और उस योजना मैगजीन में आपके मतलब का बहुत बेहतरीन मैटर है सिविल सर्विसेज, हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज। भारत में सिविल सर्विस की हिस्ट्री क्या है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो 1857 से पहले 100 साल तक देश को चला रही है कंपनी, और कंपनी का उद्देश्य केवल और केवल एक है, कैसे अधिकतम लाभ और लूट की जाए। ठीक है, और उसे लूट को पक्का करने के लिए कंपनी अपने आदमी खड़े करती है, जिन्हें कहती है कलेक्टर। क्या बोलती है? कलेक्टर, जो कलेक्ट करेंगे किसे? लगान को, जिनका मेन काम ही वो है कि लगान में कमी आनी नहीं चाहिए। और इस बात पे फैसला करना होगा, तो हमने अपना अधिकारी छोड़ दिया। कोई दिक्कत देगा तो चढ़ा देगा फांसी पे। क्या चढ़ा देगा? फांसी पे। इतने भयंकर। और ये काम खड़ा करवाने वाला अर्ली आदमी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको एक और आदमी कोई। ठीक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में जब एक ही आदमी को इतनी भयंकर पावर देता है तो उसे लगता है तो मामला खतरनाक हो गया है, अब इस पे से कुछ पावर छीन लो। तो तब क्या करता है? सेपरेशन ऑफ पावर। तब इसमें से वो पावर घटाता है और क्या कहता है कि कानूनी अधिकार तुम्हारे छोड़ दो, कानून वाला काम देखेंगे अलग, मुंसिफ या अन्य आदमी, अब तुम काम क्या करो बस खाली लगान वाला। तो 1857 से पहले कैसे भयंकर लूट मची पड़ी है, और अंग्रेज अधिकारी कौन है? राजा, कुछ भी कर दे, सर्वा सर्वा पावर है। और उन्हीं पावर्स में से कुछ को आज तक हमने चेंज ही नहीं किया है। आज का पुलिस कानून वही चल रहा है जो अंग्रेज चले गए छोड़ के उसे। इतनी भयंकर पावर थी, कुछ भी कर दो, सुनवाई किसी लेवल पे ही नहीं है। किसी को मारो, गोली मारो, कुछ कर दो, कोई टेंशन नहीं है। कौन सा कानून चल रहा है भारत में आज? 1896 का पुलिस एक्ट आज चल रहा है 2021 में। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड क्या हो चुका है? एकदम बाकायदा अपडेट। अमेरिका में आप किसी को गिरफ्तार करोगे तो जो प्रोटोकॉल है वो स्पष्ट है बिल्कुल, एकदम उसे कहना पड़ेगा आपके ये अधिकार हैं, उसे बोल के बताने पड़ेंगे। आप हमसे कोई बात ना करना चाहते हो आप ना करो, आप अपने वकील को बुलाओ एटसेट्रा। कोई भी बातचीत बिना कैमरे के हो नहीं सकती है, ऐसा कोई अधिकार यहां नहीं है। ठीक है, क्यों क्या चल रहा है? हमने इसमें कोई रिफॉर्म ही नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस पुलिस रिफॉर्म का, लड़ रहे हैं कौन? प्रकाश सिंह, यूपी के डीजीपी 2006 से। ठीक, तो इससे पहले अंग्रेज लूट रहा था किसे? देश को, और उसके लिए अलग अलग ढांचे खड़े होते जा रहे थे। लेकिन जैसी एक क्रांति हुई उसकी आंख खुली रह गई। क्या? कि तो बहुत खतरनाक है, तो पूरा गेम मिनटों में पलट देंगे। और तुम जिससे झगड़ा कर रहे हो इनके बीच की जो कड़ी है वो कौन है? यही आदमी है, यहाँ के राजा जिन पे तुम कब्जा कर रहे हो। अगर एक बार रास्ते से ये हट गए तो आम जनता क्या हो जाएगी? वर्सेस अंग्रेज। इन्हें बीच में रहना बहुत जरूरी है। तो 1857 क्रांति में जब उत्तर भारत में अंग्रेज पिटता है, पत्नी बच्चों परिवार सबके सहित, तो वो कहाँ भागता है? वो भागता है पहाड़ों में। किसकी ओर को? सुदर्शन शाह नाम के राजा की ओर को। यानी जितना उत्तर भारत में कानपुर हो, बरेली हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, यहाँ जितनी छावनियां थी सब पे हमले होते हैं। यानी मेरठ में 10 मई 1857, जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे, मैं जिंदगी में पहली बार हिस्ट्री पढ़ी, तो जो बात मैं पढ़ूं उससे भयंकर रोमांचित, क्या कमाल हो रखा था बताओ, इतनी बेहतरीन बातचीत थी। और हम पढ़ रखे MSc X = Y फिरोजावी, इसीलिए ना जीवन में इस्तेमाल, ना कोई नॉलेज, ना कोई पता, MSc भी कर ली। और जरा सा बच्चा क्लास 8 का सवाल पूछ ले तो हम 0/लड्डू, हमें कुछ भी नहीं आता। ये भी नहीं पता कौन नॉर्थ अमेरिका, कौन साउथ अमेरिका, कौन देश दुनिया में कहाँ है। तो साइंस वाले आदमी ऐसे क्या हैं? 0/लड्डू, मेरे जैसे। तो किताब पढ़नी शुरू कर दी। किताब पढ़ते ही जो इंटरेस्टिंग है, अब साइंस वाले आदमी की एक एडवांटेज है इसे, अब ये जो कुछ पढ़ेगा ये उसमें से उसके लॉजिक निकालने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या दिक्कत हो गई थी इन्हें? तो ऐसे पढ़ने के तुम्हें 2 ही किताब मिलेंगी बस। क्या? NCERT में तो ऐसी कहानी नहीं लिखी गई है, वो तो बच्चों के लिए लिखी गई किताब है। कौन सी?
एक किताब है सुभाष चंद्र क्या, बिपिन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हर एक आदमी को पढ़नी चाहिए। नई एनसीईआरटी में से ये राइटर हटा दिए गए हैं। इन्होंने क्या लिखी, रियल हिस्ट्री। ठीक, अब वो पॉलिटिकली क्या थी, सत्ताओं के हिसाब से ठीक नहीं थी, उसमें से बातें काटनी छाटनी अलग कर दी और इन्हें हटा दिया। लेकिन हिस्ट्री नहीं कामयाब थी, आज भी लोग इन्हीं को पढ़ते हैं, ओल्ड हिस्ट्री को ही। उसमें लिखी गई है कहानियां। अगर मैं आपको सिर्फ ये कहता रेड क्लिफ लाइन है भारत और, तो वो आगे चल पड़ता अभी। और जो तुम इतनी बड़ी फिल्म सुन रहे हो शायद ये सुनने को ना मिलती। ये लाइन कैसे बनी, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी और उस समय देश में क्या चल रहा था। अब तुमसे कोई रेड क्लिफ लाइन पूछे तो तुम उसे 50 बात और बताओगे। ठीक, क्या कब पूछे, इंटरव्यू में कोई क्या करना शुरू कर दे, क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो कुछ ही करता फिर, भारत की पॉलिसी कुछ भी पूछा आपसे। तो इसमें लिखी गई है कहानियां। अगर ऐसे कहानियां आपको ना बताऊं तो यहाँ चल रही है एक फिल्म, और वो फिल्म तुम्हारे दिमाग में बैठती जा रही है, क्योंकि तुम्हें लिखना पड़ी ना रहा। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बैठ जाऊँ या करूँ, लिखो भाई फलाना फलाना फलाना, और तुम छापते चले जाओ, तो वो छापे वाला तो किताब छप जाएगी और वो याद करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी कहानियाँ इंटरेस्टिंग है, दिमाग में दमादम जाती है छपती हुई, और एक बार कोई सुन ले और एक दो बार रिवाइज कर दे तो बस बात क्लियर। और इसे आजीवन याद रखनी हो तो जरा एक दो बार बोल दे, आप बोल पाते नहीं। कोई ना मिले, छोटा मोटा बच्चा ही मिल जाए, उसे क्या समझा दो, रेड क्लिफ लाइन। दोस्त मित्र मिल जाए तो अच्छी बात है। जहां आपने बोलना शुरू किया तो बातें बहुत ज्यादा याद रहती हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, तो कि आज सुबह हो रखी है, सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, उसके बाद ये करा, तो जैसे आप नोवेल पढ़ रहे हो, उसमें कहानी चल रही हो, तो इसे क्या लिखी गई है, किताब, जिसे पढ़ते समय आपको आनंद आएगा। 1857 से पहले ये देश को लूटते हैं और इन लोगों ने राजाओं को लगभग उत्तर भारत से खत्म कर दिया है। कौन कब्जा कर ली है, संभलपुर, बघाट, ठीक, क्या कौन, झांसी, कौन, कानपुर, कौन, अवध, यानी उत्तर भारत के सारे बड़े राजा इन्होंने कब्जे में ले लिए हैं। जिंद, पटियाला, चारों तरफ कब्जा कर रहे हैं हर तरह से। लेकिन जैसे क्रांति आई, केवल 3 दिन के अंदर ही सारा उत्तर भारत भारतीयों ने खाली कर दिया। केवल 3 घंटे में सारी मेरठ कमीशनरी किसके अंडर में आ गई, भारतीय आर्मी के। ठीक, और जान बचा के भागना मुश्किल हो गया। शरण किसने दी, इन्हीं के चेले सुदर्शन साहा ने, जो इनका बिल्कुल पिट्ठू था, अपने घर पे रुकवाया और अपनी सेना को इनके सपोर्ट में भेजा। और हर उस राजा से इन लोगों ने सीधी बात शुरू कर दी कि आज हमें आपकी मदद है, हम पॉलिसी वॉलिसी सब छोड़ देंगे, तत्काल हमारी मदद करवाओ। तो उस समय के सबसे बड़े गद्दार कौन, आज के मिनिस्टर के बाबा, कौन, सिंधिया फैमिली। सबसे बड़ा लाभ उन्होंने दिया। सिंधिया परिवार भारत का वो परिवार है, जिस दिन आप सुनना बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, तो आंखें भर आएंगी आपकी सुनते ही। क्या कि सिंधिया के महल पर, तुमने फिल्म देख ली अब तो, वो सिंधिया के महल पे कब्जा कर लिया महारानी लक्ष्मीबाई ने कि तेरी हिम्मत तो अंग्रेजों से लड़ने की नहीं है, मेरी है, और तेरी महल भी मेरा और सेना भी मेरी, अब हम लड़ेंगे जब तक हमें प्राण है। ठीक, क्या अपने राज्य और क्षेत्र को बचाने के लिए। और वो लड़ी। अंतिम लड़ाई में कौन, हेक्टर मुंडो, पढ़ी हिस्ट्री आपने शायद, कुछ लोग अभी नए हैं पढ़ेंगे, अगर पहले को सुन लेंगे तो कल को जब दोबारा ये बात आएगी तो शायद इसे खोजेंगे। हेक्टर मुंडो कसम खाता है जब तक रानी का सर महल पे टांग ना दूं गेट पे, तब तक रानी को छोड़ने के नहीं, क्योंकि रानी ने कई बार हरा दिया है। अंतिम में रानी सबको हराती है, लेकिन एक सेना जब पूरी तरह से लड़ चुकी है और अचानक से शाम के टाइम फिर नई सेना आती है, तो रानी उस समय लगता है कि अब बचना मुश्किल है। रानी छोड़ती है और तुरंत कहाँ जाती है, एक मंदिर में, और रानी की एक तलवार कहाँ लगी हुई है, सर पे, और रानी भयंकर घायल है और अपने सैनिक को बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, इसे कहाँ पहुंचा देना, घर, और मेरे ऊपर क्या डाल दो तुरंत ही, पेट्रोल। मतलब क्या, ईंधन लगाओ मेरे चारों तरफ और मैं जिंदगी में ही आग लगाओ। किस लिए,
ताकि मेरी लाश भी किसी ना मिल जाए, हेक्टर मुंडो को, और मुझे कहाँ ना टांग दे वो। यानी ये अपमान सारे देश का होगा। तो वो उसी मंदिर में राख हो गई, तब तक सारी सेना वहां पहुंची, तब तक रानी मर चुकी थी। इसी मरने का जश्न कौन मनाता है? सिंधिया परिवार। और उन सब अंग्रेजों को कहाँ देता है? ग्वालियर में दावत। और वो आज क्या बने बैठे देश के? मिनिस्टर्स। यानी 3 पीढ़ियों से इनका परिवार कहाँ है? सरकारों में। पहले कांग्रेस में और आज कहाँ है? बीजेपी में। अब इन सब सिस्टम जितने भी थे, ये जिंद के राजा, पटियाला के, भोंसले, सिंधिया, सब ने हेल्प शुरू कर दी सुदर्शन शाह टिहरी के। इन लोगों ने तुरंत पॉलिसी बदल दी और 1858 में एक कानून बनाया देश में। क्या कहा? कि आज के बाद तुमसे संबंध सिर्फ किसका होगा? ब्रिटेन की महारानी का। और आप सबकी साम्राज्य या मालिक आज से कौन है? कंपनी का राज खत्म और ब्रिटेन का राज शुरू। और हर राजा के संबंध किससे होंगे? सीधे एकदम से महारानी एलिजाबेथ से। ठीक है, पहले विक्टोरिया और उसके बाद महारानी एलिजाबेथ। और हमने आपको वचन दिया, जब तक यहां अंग्रेज सरकार है, कंपनी खत्म कर दी, तब तक आप मालिक हो अपने महलों के, संपत्तियों के और हर चीज के, और आप हमारे सहयोगी हो भारत पे राज करने में। तो पॉलिसी कब बदल गई? 1857 क्रांति के बाद। अंग्रेज लिखते हैं, ब्रैड शाह, किताब पढ़ना एक, जिसमें बहुत अच्छा कालक्रम लिखा गया है। क्या? कि अगर ये लड़ाई और चल पड़ती थोड़ा सा और यहाँ के राजा इनका साथ देते, तो भारत तो आजाद तभी हो गया होता। कहाँ? 1857 में। ठीक है, यानी हमारे पास रुकने के लिए वहां कोई वजह बची ही नहीं थी। अगर हमें इनकी सेनाएं ना मिलती, छावनियां सारी खत्म हो चुकी थी हमारे हाथ से, हथियार चले गए थे, ना हमारे पास आदमी थे ना हथियार थे, तो हमें तो अल्टीमेटली हारना ही पड़ता। लेकिन जैसे इनकी सेना मिली, इनके हथियार मिले, हमने बैकअप मंगाया, और कब तक? नवंबर 1858 अंतिम मृत्यु किसकी थी? महारानी लक्ष्मीबाई की। और सारे उत्तर भारत में कब्जा हो गया था फाइनली। तो अंतिम तक इस वादे को अंग्रेजों ने निभाया। और जब 1947 में भारत को आजाद कर कर गए, तो सबसे आजाद होने के बाद भी ये कह कर गए, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो भारत के साथ रहो, तुम चाहो तो पाकिस्तान के साथ रहो, और तुम चाहो तो आजाद रहो। सबके सामने क्या थे? 3 विकल्प, या तो इंडिया, या पाकिस्तान, या फिर क्या? इंडिपेंडेंट। ठीक है बातचीत। अब 563 में से कुछ बोलते हैं ना 565, कितनी? कुछ तो मिल गई पाकिस्तान में, कुछ मिल गई इसमें, मिलने को तैयार नहीं। और मोहम्मद अली जिन्ना क्या लिए फिर रहे हैं? कोरा कागज, ब्लैंक पेपर। और क्या कह रहे हैं? कि जो चाहते हो उसके ऊपर लिख लो। हर एक आदमी एक मूवी कम से कम 2-3 बार देखना, अगर आपको हिस्ट्री याद करनी है तो। कौन सी मूवी है? सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पे बनी हुई फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, और जिसमें भारत की हिस्ट्री को रियल रूप में दिखाया गया है, जिससे आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, यानी अगर पूरी हिस्ट्री देखनी हो आपको, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम है, डिस्कवरी ऑफ। क्योंकि दिक्कत क्या है, अभी तो मैं बोल रहा हूं और अभी यहाँ फिल्म चल रही होती, चल दिया, प्रैक्टिकल है आज। ठीक है बात है। क्लियर? फिल्म चल रही होती, कोई हीरोइन होती बहुत तकड़ी, डायलॉग पर डायलॉग बोल रही होती, तुम्हारा दिमाग एकदम कहाँ होता? उसी पे ही। अब तुम कंसंट्रेट कुछ कम हो रहे होंगे थोड़े से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, जो उन्होंने अहमदनगर किले में जेल में रहते हुए लिखी थी। कौन सा किला? अहमदनगर का किला। ठीक है, तो इन 2 चीजों से आपको हिस्ट्री मिलेगी। अब ये प्रोग्राम आता नहीं दूरदर्शन पे, पहले आया करता था, अब इसे कोई देखता नहीं है, बहुत कम लोग देखते हैं। पहले बेचारे सुबह सुबह बैठ जाते, रंगोली आती
के गाने सुनेंगे आज तो, ठीक क्या। अब वो आती नहीं, बुधवार में क्या आता, चित्रहार। अब रात दिन गाने बजाए, जब जब मन करे तो जो बजा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कोरा कागज ले क्या बोलते, जो तुम्हारा मन है तुम शर्तें लिख लो, लेकिन पाकिस्तान में आ जाओ। लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या, इतनी रियासतों को भारत में मिलवा दिया। बस कितनी रहेगी, 4। 4 में दिक्कत खड़ी हो गई। कौन कौन सी, सबने बिना किसी शर्त के क्या कर दिया, भारत में अपना विलय कर दिया, ठीक। और विलय करते समय 2 ट्रीटी साइन की। क्या साइन की, 2 ट्रीटी। वह कौन कौन सी थी जी, प्रखर कुमार। जब भारत की कोई भी डायनेस्टी भारत में मिल रही थी तो वो 2 ट्रीटी पे साइन कर रही थी। वह ट्रीटी क्या थी, अर्जुन कपूर दूसरी बता देगी। एक तो इन्होंने बता दी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, क्या बोलूं, एक्सेस, ठीक क्या, उसी का फॉर्म है एक्सेशन। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, दूसरी क्या थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। इसे भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन समझो क्या मतलब है। टिहरी की रियासत ने यह कह दिया हम अपना विलय भारत में कर रहे हैं, ठीक। तो अब उसे भारत सरकार से 2 ट्रीटी साइन करनी है। ट्रीटी नंबर 1 ये कहती है कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, कि भारत सरकार को मिल गया है एक्सेस लिखित में इस राज्य में अपनी पुलिस चौकियां एटसेट्रा, मिलिट्री एटसेट्रा सब भेजने का। इसके बिना हम भेज नहीं सकते जब तक हमें राजा लिखित में क्या ना दे, लिखित में संधि पे साइन ना करे, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, तब तक हमारी आर्मी पुलिस अपनी चौकियां सेटअप वहां लगा नहीं सकती। जब ये हो जाएगा तो वो वहां पहुंच जाएगी और सब कुछ टेक ओवर कर लेगी पूरे भारत की तरह। दूसरा, जब टेक ओवर कर ले और सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो तो क्या, सेकंड ट्रीटी होती है इंप्लीमेंट, करनी पड़ती है एक साथ साइन। दूसरी क्या, कि अब आपका ऑफिशियली मर्जर हो गया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, आपका विलय कहां हो गया है, भारत के अंदर। तो एक तो देती है पहुंच और एक करवाती है विलय, ठीक। तो अब 4 रियासतें बच गई किसकी जी, बिल्कुल। लेकिन अगर साइन कर दी तो पावर भारत सरकार के पास। तो रियासत कितनी थी, 563। इनमें से एक तो कौन, एक तो रियासत हैदराबाद की, एक रियासत जूनागढ़, एक रियासत टिहरी और एक रियासत जम्मू कश्मीर, ठीक। हैदराबाद, जूनागढ़, टिहरी और कश्मीर, यही 4 दिक्कत कर रही थी बार बार। और हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम ये बार बार धमकियां दे रहा था कि अगर तुमने हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई की तो हमारे अब्बा कहां से आ जाएंगे, पाकिस्तान से। और क्या नाम है हमारे अब्बा का, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक क्या। और भारत सरकार पे दबाव बना रहा था कि हम तो बनाएंगे अलग देश, या कहां जाएंगे हम, पाकिस्तान के साथ, ठीक। हमारे पास इस बात का राइट, और हम संधि पे साइन करने के नहीं बिल्कुल भी। भारत सरकार ने सारा निजाम हाउस हैदराबाद में घेर लिया और खुद इससे मिलने कौन पहुंचे पर्सनली, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कि बाहर के हालात एक बार आप देख लो, अब्बा कहीं हो तो बुला लो, ठीक क्या। और साइन करते हो तो बताओ, नहीं तो अगली कार्रवाई शुरू की जाए। इसने माहौल देख लिया, फायदा इसी बात में है कि साइन कर दिए जाए। इसे कहते हैं मिलिट्री एक्शन, यानी सेना को लेके जाना ही पड़ा उसके द्वार तक। हालांकि कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, मारपीट नहीं करनी पड़ी, और इसने फटाफट साइन कर दिए। अर्थात सैन्य कार्रवाई से इसका विलय कहां हो गया, भारत के अंदर, ठीक।
जूनागढ़, जूनागढ़ में समस्या खड़ी हो गई जबरदस्त, आज भी है। 2020 में जूनागढ़ का पंगा दोबारा खड़ा हो गया है, बताइए क्यों। अब तुमने सुना कि जब भी भारत की कोई रियासत भारत में अपने आप को विलय कर रही थी तो वो दो संधियों पे साइन कर रही थी, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, या ट्रीटी ऑफ एक्सेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। एक तो वो दे रही थी भारत सरकार को एक्सेस अपने यहाँ हर सेटअप को कंट्रोल करने का, और एक क्या कर रही थी, मर्जर। ठीक, तो यहाँ का राजा था मुस्लिम जूनागढ़ का, और जनता थी हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो राजा तो कहां भाग गया, पाकिस्तान, आज भी कहां पड़ा है, पाकिस्तान में। इस राजा का तो संपत्ति और परिवार कहां पहुंच गया है, सारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में पहुंच के ये क्या साइन किया बैठा, ट्रीटी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर बराबर हैं और इसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, तो यहां करवाया क्या, रेफरेंडम, यानी जनमत संग्रह, रेफरेंडम। जनता से वोटिंग करवाई कि आप कहां जाना चाहते हो। जनता ने कहा हम तो कहां जाना चाहते हैं, ठीक, क्या पाकिस्तान के आरोप हैं कि रेफरेंडम तो मजाक था, इन्हें तो आना है भारत में था। ठीक, तो ये मिलवा दी और ये भी मिलवा दी, एक जनमत संग्रह से, एक मिलिट्री एक्शन से, और एक टिहरी। क्योंकि इसका कोई पार्ट किसी कंट्री से नहीं लगता, किसी कंट्री से भी नहीं लगता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आज नहीं तो कल आएगी, इस पे दबाव बन रहा था जनता का ही खुद ही। और यहाँ चल रहा था एक मूवमेंट जिसका नाम था प्रजामंडल मूवमेंट, जिसे चला रहे थे श्री देव सुमन, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और उन लोगों ने इतना भयंकर दबाव बना दिया, राजा को लगा कि बचना मुश्किल है, विलय कर देंगे। कब किया, 1 अगस्त 1949 को इसने अपना विलय कर दिया। किसमें, भारत सरकार में। और ये बन गया यूपी का उस समय का 50वां जिला। कौन, टिहरी। ठीक, दोनों टिहरी साइन किसने भी। यहां आके दिक्कत खड़ी हो गई एक ही रियासत के ऊपर, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे आज दिक्कत है, क्या समझना आपको। एक तो आपने समझी अभी क्या, रेड क्लिफ लाइन, अभी समझेंगे एलओसी और एजीपीएल, ये क्या है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो छोटे मोटे सवाल नहीं पूछने का, वो दमदारी पूछेगा, ठीक है। एलओसी क्या है, एजीपीएल क्या है। एजीपीएल क्या है, लक्ष्य सेन पूछने वाला था, तो चलो भाई कोई बात नहीं है। ऑपरेशन पोलो, लड़की है वो बता रही, बिल्कुल वाजिब है। इन पे सेना ने कार्रवाई करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो। अगर आपको भारत की हिस्ट्री देखनी है तो एक प्रोग्राम देखिए, और क्या देखिए, उसके 14 एपिसोड, प्रधानमंत्री। क्या प्रोग्राम का नाम है, केवल ज्ञान किताबों में ही नहीं है, उससे बाहर बहुत सारा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सीखने पे आ जाओ तो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद रियासत। तो कश्मीर में दिक्कत खड़ी हो गई। दिक्कत ये थी, क्या, कि ये पूरी कश्मीर रियासत है और यहां तक की लाइन तो हो चुकी है क्लियर, और क्या नाम रख दिया हमने उसका, रेड क्लिफ लाइन। उस पे डिमार्केशन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। इतना गलत बंटवारा हुआ है कि बंटवारा करने वाला मौके पे गया ही नहीं है, और उसने क्या पंगा खड़ा कर दिया हमारे साथ में। पंजाब में हमारा धर्म सिख और हमारा भगवान कहाँ छोड़ दिया, 500 मीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर बॉर्डर से। कहां पर, करतारपुर साहिब। बंटवारा करने वाले को यह भी नहीं पता कि सारा सिख यहाँ है और इनका धर्म स्थान जंगल में है और वो खाली पड़ा है, उसमें कोई आदमी भी नहीं है, इस लाइन को 2 किलोमीटर आगे ले जाऊं। जंगल भी इनके गांव के ही है, ठीक है, वो स्थान भी इन्हीं का है, और पंजाब के इस वाले हिस्से में कोई सिख बचा ही नहीं है, तो यहाँ पूजा करने आएगा।
लेकिन लगा खींचे बैठा। एग्जाम्पल था, एक आदमी का घर बॉर्डर पे और लाइन कहाँ जा रही है, बीचों बीच, तोड़ना पड़ा घर, फिल्म बन चुकी उसके चक्कर में। ठीक क्या, जी बताइए कुछ क्या पूछ रहे थे आप। ऐसे जज को अपॉइंट क्यों किया, क्यों बुलाया था बावले को, ठीक क्या बातचीत। तो मालिक वो, सरकार उनके, किसे बुला लें। अब हमसे पूछ के बुलाते तो हम कहते उसे कि बेकार आदमी। ठीक है बातचीत, चले। तो बंटवारा बहुत गलत हुआ। कहां तक का गलत हुआ, पहले तो रेड क्लिफ लाइन तक का ही। और कल्पना कीजिए, आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, जबकि कहा था कब तक करेंगे आजाद। और जिस दिन घोषणा की उस दिन तक हमारी कोई सीमा बटी ही नहीं थी। केवल इसलिए घोषणा कर दी कि इनकी मारकाट किसी प्रकार से रुक जाए। ये एक बात सुन ले कि तुम्हारा देश बन गया, अब शांति पकड़ जाओ। ठीक है, कि ये रुक जाए, यानी देश तो हो गया आजाद, बॉर्डर का पता नहीं कहाँ है। वो काम पूरा हुआ अगले पूरे 6 से 8 महीने में। तो बहुत से लोग बेचारे चलते रहे, कहाँ से, पेशावर से। और कहाँ आके रुके बेचारे, सीधा एकदम दिल्ली। पता लगा 10 दिन हो लिए, चल पड़े हैं 1000 किलोमीटर। ठीक क्या, और अब भी कहाँ पड़े, पाकिस्तान में। और लाइन खिंच जाए, लाइन खिंच जाए इससे आगे ही, तो लोग कहाँ जाकर रुके बेचारे, सीधे दिल्ली। और तुम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कितनी कमाल है। कोई भी आदमी सड़क पे नहीं चलता, जख्मी है, हालत सड़क के नीचे जो हिस्से हैं उनमें चलता। दिक्कत क्या थी, लोगों के पास खाने की दिक्कत थी, और सड़क से आने वाले राहगीरों पे लोग हमला बोल रहे थे। उनके कपड़े, अनाज, खाने का सामान, कीमती सामान छीन के भाग जाया करते थे। ठीक है, इतनी बड़ी क्या थी यहाँ पे, एनआरकी उस समय। ठीक है बातचीत। यहां तक बात ठीक ठाक। अब कश्मीर के साथ सेम दिक्कत हुई। कश्मीर में क्या दिक्कत, 3 धर्म के लोग, यहां तो बौद्ध धर्म के लोग, यहां मुस्लिम, और यहां हिंदू एंड पंजाबी। जम्मू जोन, कश्मीर वैली, और लेह लद्दाख। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह, इनसे सारा कश्मीर खुश था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। कश्मीर के मुस्लिम आज भी अपने नाम के सामने पंडित लगाते हैं, आज भी नाम लगाते हैं पंडित। वहां ऐसा कोई झगड़ा तनाव नहीं था। तनाव तब से स्टार्ट हुआ जब से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने यहां के, किसके, गिलगिट बाल्टिस्तान के, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र पड़ता है, वहां के एक मुस्लिम कमांडर को अपने साथ मिलाया, अपनी सेना के आदमी उसे दिए, और उसने कश्मीर पे हमला बोल दिया। कब की बात है ये जी, कश्मीर वार। 1948 लड़ाई चालू हो गई, और यहां का राजा भागकर कहां आता है, तुरंत ही नई दिल्ली। अभी बंटवारा चल रहा है, सारा काम हो रहा है, माउंट बैटन खुद यही है। और क्या बोलता है कि इन लोगों ने तो हम पे हमले कर दिए। अब इस आदमी के प्रोग्राम और सपने तो कुछ और थे, फंस गया किसी और चक्कर में। क्या, ये सोच रहा था इससे बनाएंगे ऐसा देश जो स्विट्जरलैंड से 4 गुना बड़ा होगा। जितना लेह लद्दाख से छोटा है, उससे कौन है, छोटा है स्विट्जरलैंड, गिनी चुनी सिटी उसके अंदर, लेकिन सुंदर, बहुत बेहतरीन कह दे से पहाड़ी। इस चक्कर में थे एक अलग देश होगा 4-5 देशों के बीच में। जैसे यूरोप के बीच में कौन है, स्विट्जरलैंड। कहाँ, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, चाइना है, सबके बीच में कौन होगा, सबका जंक्शन। और क्या रखेंगे इसे, इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान में मिले तो ये दो परेशान, भारत में मिले तो ये परेशान, हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट। कौन, हरि सिंह। जैसे हमला हुआ तुरंत भागकर कहां चले गए, दिल्ली। अब दिल्ली में इनके सामने, क्योंकि तुम्हारा कभी जाना हो इलाहाबाद,
तो वहां नेहरू परिवार का घर है, स्वराज हाउस। ठीक, उनके सारे सामान, परिवार के फोटो, इंदिरा गांधी का घर एक्सेट्रा सब बाकायदा क्या बना दिया, फिलहाल वो एक म्यूजियम बना दिया है। ठीक, तो वहां इनके जीवन का देखने को मिलता है। तो हुआ क्या, नेहरू परिवार रहने वाले थे कश्मीर के ही। ठीक, और भारत में सबसे पहली हाई कोर्ट कहाँ खुली थी, इलाहाबाद में। और कौन, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वकालत करके कहां पहुंच गए, इलाहाबाद। और वकालत इतनी भयंकर चल पड़ी कि ये पैसे वाले आदमी बन गए। और तब तक देश में एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रही थी, जिसमें वकीलों का भी एक बड़ा योगदान था। इस प्रकार के जो सरकार के और किसके, कांग्रेस के मुकदमे देख रहे थे, तो इनके पास धन जबरदस्त था। और जो फंडिंग करना शुरू कर दे, किसे, कांग्रेस को, ऐसे आदमियों की जरूरत कांग्रेस को भी थी। किसकी, जब तुम पढ़ोगे हिस्ट्री तो बात आने वाली कि ऐसे ऐसे आदमी, महात्मा गांधी से पहले जब ट्रेन से उतरते तो आदमियों की हिम्मत उनसे मिलने की भी ना होती। ठीक है, कौन, मेहता परिवार मुंबई का, जो फंडिंग करते सबको, और जो बहुत पैसे वाले आदमी थे वे भी उनमें से एक थे। ये फंडिंग करते। अब ये बताओ, अगर कोई नेता यहाँ आए और मेरे पास व्यवस्था जबरदस्त वाली हो, तो वो कहाँ करेगा सबसा, मेरे पास। खाना पीना रहना कहाँ होगा, मेरे पास। और जो बच्चे होंगे घर वाले कहाँ खेलेंगे, उनके साथ। तो तुम फोटो किसके देखना, इंदिरा गांधी और बाकी लोगों के, किनके साथ में, महात्मा गांधी या किसी अन्य के, चारपाई पे बैठे हुए के या किसी अन्य साथ में खेलते हुए के इत्यादि के। तो अब सारा हिसाब किताब खर्चे का कौन देख रहे थे, इस प्रकार के लोग। कौन, एक व्यक्ति को बोलते हैं महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र। चार पुत्र थे महात्मा गांधी के, एक पांचवे थे, नाम बताना। जमनालाल बजाज। ठीक है, तो आज तुम बजाज परिवार को देखोगे तो देश की टॉप क्लास संपत्तियां, बेहतरीन पैसा कहाँ है, उनके पास। क्योंकि जो उस समय उनके साथ जुड़े, उनका कद राजनीति से लेकर देश चलाने में महत्वपूर्ण होता चला गया, और अपनी पॉलिसी संपत्तियां बढ़ाने में क्या कर दिया, चमत्कार। क्लियर। इस देश में दो ही तरह के आदमी को फायदा हुआ है, या तो कोई साथ हो ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के, या फिर साथ हो कांग्रेस या महात्मा गांधी इत्यादि के। जिन्होंने इनका साथ दिया ठोक के, वो आज देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं। किसी का नाम बताओ। सीरम वाले का नाम भी ठीक बता रहा है आदमी, पूना वाला परिवार। ठीक क्या, अब तुम कमाल की बात सुनो। मोहम्मद अली जिन्ना का सारा परिवार भारत में पड़ा है। ठीक क्या, और जिन्ना कहाँ चले गए, वो नहीं गए। उनका व्यवसाय सब कुछ कहाँ चल रहा है, इंडिया से। ठीक क्या, बेनेट कोलमैन कंपनी कहाँ चल रही है, इंडिया से, जो छापती है टाइम्स ऑफ इंडिया को। ठीक क्या, यानी बड़े बड़े ब्रांड उनके हैं। वो टीम भी खरीद रखी है उन्होंने, उसमें पार्टनरशिप है। जो पंजाब किंग्स 11 है, उस आदमी का नाम है कुछ, क्या है। ठीक क्या, वो उसी के परिवार का लोग है। ठीक है, लड़का वो। तो इनकी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो एक आदमी ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी, और इनकी रेल की पटरियां बना बना के भिजवा रहा था। नाम था नवल टाटा। तो देखना, जब इस देश के निर्माण होगा भारत का, तो एक ही आदमी के लिए सारे कानून छोटे पड़ते जाएंगे। ये कहते इस देश में एक ही आदमी की फैक्ट्री है, और कौन है वो, टाटा। कहां पर, जमशेदपुर। तो जिस टाइम सरकारें कानून बनते हैं कोई भी, तो सब कानून ये कहते हैं कि ये सब कानून लागू होंगे छोड़कर टाटा को, इसकी फैक्ट्री को ओवरटेक नहीं कर सकते हम। ये बात हमें कौन के आगे चले गए हैं, टाटा के अंकल जी, कि इनकी खाने और फैक्ट्री
हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में रेल की पटरी और इनका जो भी सामान था वो दमादम कहां से बनकर जा रहा था, इनके पास से, ये उसमें सहायक थे। तो इस मुंबई की इतनी टॉप क्लास प्रॉपर्टी जो भारत की पहचान है, गेटवे के बिल्कुल पास, किसी की हिम्मत उसे खरीदने की आज की तारीख में नहीं है। संपत्ति है करोड़ों की, अरबों खरबों की। कौन सी? ताज होटल। किसे दे दिया? टाटा को। यानी अंग्रेजों की टॉप क्लास संपत्तियां वो दे गए अपने मित्रों को, वो दे गए अपने मित्रों को। कौन? हल्द्वानी का एक घर जिम कार्बेट देकर चला गया वर्मा परिवार को, कलावती वर्मा और राम सिंह वर्मा को। साथ में 10,000 रुपए देकर चला गया कि ये घर आज से तुम्हारा, घर बेहतरीन वाला है, लग्जरियस। ठीक क्या? यानी जिन लोगों ने इनका साथ दिया उन्हें संपन्नता यहां से मिली। और मोतीलाल नेहरू जैसे ही पैसे वाले होते हैं और कांग्रेस की फंडिंग और नेताओं को ठहरने की व्यवस्था करते हैं तो खुद तो हटते हैं पीछे और अपने बच्चों करते हैं आगे। किसकी बात चल रही है? जवाहरलाल नेहरू की। कोई एक मूवमेंट इस देश में जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया हो, एक सिंगल मूवमेंट, कोई एक सिंगल आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया हो, उसका कोई नाम बता दे। नए आदमी है तो कोई पर्सन है ही नहीं। पर्सन तो जो हिस्ट्री पढ़े बैठे। अब जब बहुत बड़ी फंडिंग और बैकअप किसी के परिवार का हो और उसके बच्चे जब राजनीति में आएंगे तो वो लोग टॉप पे पहुंचते जाएंगे, बहुत कम संघर्ष से, बहुत कम संघर्ष से। एग्जाम्पल है बेस्ट ये तो कहां पढ़ रहे थे? यहां संघर्ष चल रहे थे और ये तो लंदन में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और विद लग्जरियस लाइफ, यानी कपड़े कुर्ते गाड़ियां इत्यादि क्या थे? जबरदस्त। और पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि 3-3 4-4 गाड़ियां वेट कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू किस दरवाजे से बाहर निकले स्कूल के। मतलब जिन्हें कपड़े कहां से आते हों? धुल के बहुत लग्जरियस प्लेसों से जहां राजाओं के आते हों, क्योंकि इनके पास धन इतना था। और भारत में मोतीलाल नेहरू तो हटते हैं पीछे, जिनके संबंध है चूंकि अमीर हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम है महाराजा हरि सिंह से, और अब वो सत्ता कौन संभाल रहा है? जवाहरलाल नेहरू। तो भारत जब आजाद हुआ, इस सरदार मूवी को तुम देखना और रियल हिस्ट्री पढ़ना। भारत में उस समय लगभग 14 स्टेट और सबसे वोटिंग हुई कि अब पीएम कौन बनेगा। तो सबने एक पक्ष से किसे कहा कि एक ही आदमी है जो पीएम बनेगा अब देश का, वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन पटेल कहां के थे? गुजरात के। और गांधी कहां के थे? गुजरात के, सर्वसर्वा देश के। उन्होंने दो बातों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें मना कर दिया कि तुम नहीं बनने के। कौन बनेगा? जवाहरलाल नेहरू। 14 में से एक भी स्टेट ने यह नहीं कहा कि पीएम बनेगा अंतरिम सरकार का जवाहरलाल नेहरू। कौन बनेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना बड़ा समर्थन होने के बाद भी वो कितना सम्मान करते थे महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं बनना, इसे बनना है। तो उसने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। क्या हम अफगानिस्तान नहीं बनने के? की सत्ता बन के निपटी 15 अगस्त को। और जो लोग फोटो देख रहे हैं जैसे कुछ पागल कहाँ आ गए हों बच्चों के पार्क में, उस पर घूम घूम के देख रहे हैं। ठीक है? ये दुनिया में पहली बार क्या देखे हो बेचारों ने? गाड़ियां। ठीक है? यानी जो सामान भी वो देख लें, उस पर कूद कूद के देखें, भाग भाग के देखें। ठीक, जैसे बावले आ गए हो शहर में। ठीक, तो उन्होंने बात मान ली और कौन बने? पीएम। तो अब कमान कांग्रेस की नेहरू के बाद या तो महात्मा गांधी के पास थी या इनके पास थी। और इनके संबंध किनसे अच्छे थे? तो जब ये आदमी दिल्ली आता है सबसे पहले किससे मिलता है? जवाहरलाल नेहरू से। कि अब हमें दिक्कत है, आप तत्काल के लिए इतना काम करवा दो, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, आप क्या भिजवाओ तुरंत एकदम इंडियन आर्मी। और एक फेमस वाकया है, जब ये दिल्ली में बात कर रहे हैं दोनों पैदल चलते हुए, तो बराबर में से बग्गी से कौन जा रहे हैं? छोटी गाड़ी कार्ट की। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वो इन्हें एक कमेंट पास करके जाते हैं कि फैसला देख समझ के करना।
या तो परमानेंट आ ही जाना या परमानेंट चले ही जाना। कभी एक मामले में दोनों काम हो जाए, ना तो आ पाए ना जा पाए। ठीक क्या? तो समस्या वही खड़ी हुई, हमें हर एक के साथ में क्या करनी थी, दो ट्रीटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। तो अब अगर हमें इनकी हेल्प करनी हो तो तुरंत हमें एक साइन जरूरी है इनके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ताकि भारत की आर्मी को वहां कार्रवाई करने का अधिकार मिले लीगली बाकायदा। तो अब बातचीत चल रही है, लेकिन राजा ये चाहता है तत्काल जब तक लड़ाई रुके तब तक तो कर दो हमारी हेल्प, और उसके बाद हम करवाएंगे वहां सर्वे, रेफरेंडम, और तब पता करेंगे भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। तब जाके एक साइन तो हो गए तभी, और दूसरे नहीं हो पाए आज तक, और इसी बात के लिए झगड़ा खड़ा हो गया। यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन हो गया उनके साथ में, और भारत ने अपने आर्मी तुरंत ही भेज दी। ठीक, और हमने लगभग बहुत बड़ा एरिया इनसे खाली करवा दिया। लेकिन बीच में ही एक और गलती हो गई। क्या गलती हो गई? यहां वार चल रही है, ठीक, और भारत की आर्मी लगातार गांव दर गांव, गली दर गली पाकिस्तान की आर्मियां घुसपैठियों को, इंट्रूडर्स को लगातार निकालती जा रही है, और वो कह रही है बस कुछ समय और दो, पूरा पाकिस्तान तक का जितना भी एरिया है जम्मू कश्मीर का सब खाली करवा देंगे। इसी बीच में हम कहां पहुंच गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 देशों की एक कमेटी बनाई और उसे भारत भेज दिया कि तुम जाके चेक करो ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं, इनकी तत्काल शांति करवाओ, इनकी बातचीत करवाना शुरू कर दो। तो तब जाके 1949 में एक प्रस्ताव आया, डिक्सन प्रस्ताव। क्या? डिक्सन प्रस्ताव। और हम दोनों ने शांति कर दी और ये कहा कि लाइन ऑफ सीज फायर, क्या, लाइन ऑफ सीज फायर, आप तत्काल के लिए एक रेखा पे रुक जाओ जो जहां तक है, और उसके बाद बातचीत शुरू करो अपनी, और हमारा एक प्रस्ताव है इस पे विचार करो, आप दोनों सहमत हैं या नहीं। क्या प्रस्ताव था? कि भारत अपनी आर्मी पीछे हटा ले और पाकिस्तान अपनी आर्मी पीछे हटा ले, और यहां करवा लो रेफरेंडम, ये लोग कहां जाना चाहते हैं इनकी बात ले ली जाए। लेकिन हमने कहा कि ऐसा होते ही जो संघर्ष करके क्षेत्र हमने जीते हैं लड़ मर के, उन पे तो ये मिनटों में कब्जा कर लेंगे, और कल को ये गारंटी कौन देगा, यूएनओ या अमेरिका या कोई अन्य, कि जिन क्षेत्रों को इन्होंने दोबारा फिर जीत लिया है उन्हें खाली कर देंगे या नहीं। कि हमने कहा यह बात मानने लायक नहीं है, रेफरेंडम को हम तैयार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पे कोई डॉक्यूमेंट एक भी लिखित में हो तो वो दिखा दे। तो पाकिस्तान में लिखित में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हमारे पास तो है अधिकार, सेकंड भी हम कर लेंगे इनसे। पहले क्या रुक जाए, एक बार युद्ध, अब युद्ध तो रुक गया और लाइन क्या बन गई, लाइन ऑफ सीज फायर। तो लाइन ऑफ सीज फायर शुरू कहां से होती है? पंजाब से। जहां पंजाब का एंड होता है और जम्मू कश्मीर शुरू होता है, लाइन ऑफ सीज फायर वहीं से स्टार्ट होती है। कितनी? 760 किलोमीटर लंबी लाइन है। लिखिए जरा बात इसके बारे में, एलओसी। LOC start from लाइन ऑफ सीज फायर, अभी कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ सीज फायर स्टार्ट फ्रॉम पंजाब टू कश्मीर, स्टार्ट फ्रॉम पंजाब टू कश्मीर, एंड इट्स लेंथ इज 776 किलोमीटर। LOC पंजाब से कश्मीर तक स्थित है, जिसकी लंबाई 776 किलोमीटर है।
जिसकी लंबाई 776 किलोमीटर है, 776 किलोमीटर। अब जो NJ9842 तक स्थित है, इट एंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ NJ9842। यह NJ9842 बिंदु तक स्थित है। ये है वो पॉइंट, ये वाला NJ9842, यानी ये यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक है, और यहां के बीच में ISP 2020 उसने पूछा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो वो पूछ रहा है आपसे, बातें यही आएंगी भाई, इतनी आसान नहीं पूछेगा। आपको डीपली नॉलेज है तो आप उत्तर तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? लड़ाई शांत हो गई, बातचीत चलती रही, चलते हुए आज 70 साल हो चुके हैं। ठीक, अब 1971 में एक सम्मेलन हुआ शिमला में, शिमला एकॉर्ड या शिमला समिट, शिमला एकॉर्ड या शिमला समिट। इसमें इस LOC को नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। पहले क्या नाम था? लाइन ऑफ सीज फायर, युद्ध विराम रेखा, युद्ध विराम रेखा। अब क्या बोल दिया गया? नियंत्रण रेखा। अब ये बताओ LOC को क्या भारत मानता है? LOC को भारत नहीं मानता। भारत तो अपने मैप में दिखा रहा है बाकायदा, ये रहा हमारा एरिया। तो तत्काल जो LOC है वो ये है, लेकिन हम तो क्या बता रहे हैं कि कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, जो पाकिस्तान है वो क्या बोल रहा है इसे? आजाद कश्मीर। इतना करवा लिया आजाद, ये वाला आजाद करवाने वाले हैं। ठीक है बातचीत। तो LOC क्या है, ये कहां से कहां तक स्थित है, और NJ9842 क्या है? आगे चलें। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो, कोई बात तुम्हारे मन में आए पूछने लायक तो पूछो। बातें खत्म करना बड़ा आसान है। सहयोगी थे तो बहुत बड़ा बेनिफिट है उन्हें आज देश में। तो बिल्कुल अच्छे आदमी भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज की तारीख में उद्योगपति बहुत सारे हैं देश के अंदर, लेकिन टाटा के जैसा एक भी नहीं है जो धर्मार्थ काम भी करता हो, सहयोग करता हो, सरकार को दान देता हो, ठीक है, अनाथ आश्रम चलवाता हो। कोई आपके शहर में, आपके राज्य में अंबानी का, अडानी का अनाथ आश्रम हो, कोई सामान हो, कोई जगह हो, तो आप बता दो। मिलने की ही नहीं। बिल्कुल। अब भी आने वाले तुम्हारी बात। अब तुम कुछ पूछो तो मैं बताऊं, नहीं तो मेरा तो कार्यक्रम चल रहा है आगे लगातार। अब ये महत्वाकांक्षा है, इसे क्या बोलते हैं? महत्वाकांक्षा सत्ता की। तो अगर महात्मा गांधी ना होते तो पटेल ही बनते, लेकिन महात्मा गांधी ने जब उन्हें कहा कि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अब ये आदमी युवा है और तुम्हारे संरक्षण में ये काम करता रहेगा, तुम बन जाओ गृह मंत्री, इसे भाग दौड़ या जो मुख्य काम है वो इसे ही दो, या उनका स्नेह उनसे अधिक था। ठीक है,
उन्होंने सम्मान किया और बात रखी, कोई बात नहीं, जैसे आप कहें कोई मतलब नहीं रह गया था। रहता तो उसका सम्मान करते। जब फिर क्या चाह रहे हैं, कौन बने? अब वो चक्कर क्या था, जितने ऐसे लोग थे जो अपोज करने वाले थे वो तो 1938 में ही कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे, त्रिपुरी अधिवेशन, कौन चले गए थे? जब महात्मा गांधी अपने अनुसार सब चला रहे थे और सब उन्हीं के स्वामी भक्त वहां बचे रह गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस तो उसने कहा हमारे बस का तो मामला है नहीं, अब आप देखो हमने पद छोड़ दिया, अपनी पार्टी अलग बनाएंगे। कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। नया आदमी चिंता ना करे। अब ऐसी बातों का मैं जो नया आदमी के मन में रिएक्शन है वो समझाऊं एक बार। अब तुम्हारी तरह हम बैठ गए, कला चलो जल्दी। अब यहाँ बातचीत कुछ ना कुछ आती रहे। अब जो आदमी इसमें जीवन दिए बैठा उसे तो बहुत सारी बातें पता, और जब वो कोई बात बताए तो हमें ऐसा लगे वो यार हमें तो कुछ भी नहीं पता है, कितना पता आदमी को, ये भगवान रे, इसे तो ये पता है, तो ये पता यार वो अनुच्छेद में क्या हो रखा, हमें तो कुछ भी नहीं पता यार। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी पता कर लेंगे क्या बात होगी। सारी बात एकदम तो याद करनी नहीं। इसमें से तुम 10% हजम कर जाना, ये बात तो पता नहीं कितनी बार घूम के आएंगी। अगली बार रिवाइज करोगे तो दोबारा सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आज सुन चुके हो तो कभी कभी दिमाग में बैठती जाएंगी। कोई फिल्म देखोगे, कोई कुछ किताब पढ़ोगे तो बहुत सारी बात दिमाग में आएगी। एकदम सब हजम कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो आदमी निर्णायक था उसने जो फैसला लिया, उसकी आलोचना 70 साल बाद तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो उसने फैसला लिया वो उचित लिया। इस देश के विकास में अगले 20 साल तक भयंकर योगदान है जवाहरलाल नेहरू का। इस देश के फाउंडिंग फादर जवाहरलाल नेहरू, इस देश के विकास को खड़ा करने वाले का नाम है जवाहरलाल नेहरू। भविष्य हुआ तो तुलना हम आज, अब ये बात तो, इस बात का उत्तर तो महात्मा गांधी अच्छा दे पाते कि आपके, हाँ तो बिल्कुल उन परिस्थितियों का मूल्यांकन आज हम कर रहे हैं। तो हमने आकलन किया शायद इतिहासकारों के अनुसार कि उनकी आयु उनकी अपेक्षा अधिक थी, उनकी आयु उनकी अपेक्षा अधिक थी, और कांग्रेस और संगठन में उनकी भूमिका महात्मा गांधी के अनुसार अधिक होनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें पीछे हटा दिया और उन्हें आगे कर दिया। अब उनकी आंतरिक मंतव्य क्या था वो तो महात्मा गांधी को ही पता होगा। बिल्कुल, मतलब एक उनका अलग चार्म था किसका, नेहरू जी का, जनता के प्रति। अब वो ये कह लो किसी बहुत बड़े परिवार के आदमी के प्रति किसी का चार्म होता है, ठीक है। डुरंड रेखा कौन है, बात क्लियर क्या? रेड के ब्लैक कैसे बनी, क्या है एलओसी, और डिफरेंट बिटवीन एलओसी एंड एलओसी, लाइन ऑफ सीज फायर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, इसकी लेंथ कितनी है, कहां से कहां तक है, ठीक है। NJ9842। अब अगली बात, व्हाट इज एजीपीएल, ये क्या है? NJ9842 एक ऐसी पीक है, एक ऐसी पर्वत चोटी है जो हमने बॉर्डर लाइन मान ली, जहां आके ये खत्म होती है, और जहां ये खत्म होती है झगड़ा वहीं शुरू होता है। ये है, तो ये जा रही है पंजाब के एंड से और कश्मीर के स्टार्टिंग से क्या शुरू होती हुई। इसीलिए रात को सारे फोटो भेजते, आपने शायद एक ही बार नजर मार के छोड़ दिए होंगे कि अच्छा ये फोटो भेज रखा, बढ़िया लग रहा है भाई। ऐसा होगा नए आदमियों के साथ, जब वो नए नए एड्रेस लेंगे तो उसे अंदर देखना समझ नहीं पाने के, बढ़िया फोटो दे रखे भाई, सही दे रखी, पढ़ेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं, रख दो। तो ये पॉइंट है NJ9842। यहीं से झगड़ा शुरू हुआ, ये तो झगड़ा आपने सुना अब तक का एलओसी का, ठीक है। ये कैसे बनी, क्या झगड़े थे, और एक ट्रीटी साइन नहीं हो पाई, कौन सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर और
जब हमें लगा कि अब तो कुछ भी करवा के इसका विकल्प ढूंढो, तो कश्मीर की विधानसभा से प्रस्ताव पास करवा के 1954 में कहां भिजवा दिया? दिल्ली। कि लो, राजा तो ये काम कर नहीं पाया, विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया है कि आप हमें कहां मिला दो? भारत में। और हमने उसका विकल्प वो ढूंढा। और जब तक ये सारे मसले हल नहीं होते, अस्थायी तौर पे, नॉन परमानेंट वे में, आर्टिकल 370 संविधान में लिख दिया कि जब तक ये सब कुछ मैटर सोल्व नहीं होता, तब तक एक व्यवस्था कर दिए अस्थायी, ये परमानेंट नहीं रहने की। लेकिन वही क्या बन गई? परमानेंट। कि आपका संविधान अलग, आपका झंडा अलग, आपकी विधानसभा कानून अलग, हमारे अलग। ठीक, तो वो कब खत्म हुई? 5 अगस्त सन 2019। ठीक है बातचीत। अब यहीं से एक लाइन जा रही है, उस लाइन का नाम है ये, इस लाइन को बोलते हैं AGPL। इसको लेके दिक्कत है पाकिस्तान को। AGPL का मतलब क्या है? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन, AGPL। क्या मसला है ये AGPL का? बीच में एक ग्लेशियर है, नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। एक बेसिन है जिसका नाम है तारिम बेसिन। ठीक है। एक छोटा सा एरिया है जो काला काला आपको दिख रहा है। ठीक, यहां हमारी कोई आर्मी नहीं थी, हम तो NJ 9842 तक ही सीमित थे, कारगिल के जस्ट ऊपर हम तो वहां तक थे। ये पॉइंट वही है जिसके नीचे से कौन जा रही है? ये लाइन। ठीक, और हम कहां बैठे? इस कारगिल के जस्ट ऊपर, जिसके लिए कारगिल वार हुई। अगर कोई एक बार यहां आ जाएगा तो इसे तुरंत ब्रेक कर देगा, और अगर वो यहां एक बार टिक गया तो आधा हिस्सा साफ। यहाँ 4 माउंटेन रेंज हैं, उनका जॉइंट पॉइंट यहाँ है, जो बड़े आराम से कर सकता है कंट्रोल। ये भी हमारा है, किसके पास चला गया? चाइना के। इतने भी किसने कर रखा है कब्जा? पाकिस्तान ने। और ये किसकी बात चल रही है? तो हम तो NJ 9842 तक सीमित थे, आज भी है। यहां से आगे बीच का एक एरिया है सियाचिन ग्लेशियर, इसके बराबर में ही एक वैली है, सक्सगाम वैली। क्या नाम है? सक्सगाम वैली। अब हमारी लड़ाई हुई किससे? चीन से। ठीक है, 1962 में। ठीक, और इसमें हमारी हार हुई। इस बात से पाकिस्तान भयंकर खुश हो गया कि हम इतने पर्सन हैं कि बिना गिफ्ट दिए बिल्कुल मानने के नहीं। और ये वाला हिस्सा इतना आज से किसका हो गया? तो ये सक्सगाम वैली के अंदर एक पास है जिसका नाम है काराकोरम पास, जो जोड़ता है पाकिस्तान को चाइना से। ये कनेक्टिविटी है यहां से। क्या ये बलिस्तान है? ये जा रहा है ऐसे, ऐसे होता हुआ। तो रास्ते कहां जा रहे हैं? इससे। ये 1963 में पाकिस्तान ने सौंप दिया चीन को इतना एरिया, कई हजार वर्ग किलोमीटर का। और कितने? 99 वर्ष के लिए, इन 1 रुपी, 1 रुपए में। इसे कहते हैं चमत्कार। 1 रुपए का मतलब क्या है? ताकि उसका सम्मान बना रहे, और बस तुम्हारे सम्मान में हमने 1 रुपया लिया और ये तुम्हें सौंप दिया, ताकि आपका सम्मान हार्म ना हो कि हमने भीख में दिया आपको ये। तो 99 वर्ष के लिए 1963 से कब तक? 2053 तक, या 53 से भी ज्यादा, लगभग पूरा 100, 2062 तक के लिए क्या दे रखा है? ये एरिया। इस एरिया से हमें कोई दिक्कत कभी नहीं थी, क्योंकि खाली पड़ा था एरिया। पहले पाकिस्तान का नाम लिख रहा था, अब किसका लिख दिया आपने? चाइना का। लेकिन दिक्कत उस समय खड़ी होनी शुरू हुई जब हमने पाकिस्तान की एक कॉल ट्रेस की। जो इंटेलिजेंस है वो कई रूप में काम कर रही है, और एक कौन सी इंटेलिजेंस होती है? मिलिट्री इंटेलिजेंस, MI। मिलिट्री में नहीं करती है क्या इंटेलिजेंस?
तो हमने एक कॉल रिकॉर्ड की, क्या, जिसमें ये और रो एंगेज थी, और उस कॉल के माध्यम से पता लगा कि पाकिस्तान बहुत बड़ी संख्या में उन सामानों का ऑर्डर दे रहा है जो बर्फ में इस्तेमाल होते हैं और हैवी बर्फ में इस्तेमाल होते हैं, और केवल पर्वतारोही इस्तेमाल करते हैं, माउंटेनियर। तो इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में वो जोन केवल एक है जहां इनका इस्तेमाल हो सकता है। और पाकिस्तान ने यहां कुछ टूरिस्टों के ग्रुपों को भेजना शुरू कर दिया कि ये हमारा एरिया है, लो परमिशन दे रहे हैं, और इससे कमा लिए $10 मिलियन। तो हमने विरोध शुरू कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारा एरिया नक्शे में हम दिखा रहे हैं और आप यहाँ आदमी को जो भेजने की परमिशन है वो आप दे रहे हैं। और मामला क्या चल रहा है अभी, डिस्प्यूट में। तो उसके बाद पाकिस्तान ने यहां कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया। जैसे उन कोलों का हमें पता लगा तो हमने इनसे पहले ही, कब, 1984 में, 1984 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। और कब्जा किस पे कर लिया, सियाचिन पे ऊपर के हेलीकॉप्टरों से अपने सैनिक गिराने शुरू कर दिए, और बहुत थोड़ी सी वार हुई नाम मात्र की, और हमने सियाचिन पे कब्जा कर लिया ऑपरेशन मेघदूत 1984 से। तब से हमारी आर्मी सियाचिन के अंदर पड़ी हुई है, जो है कैसा, NJ 9842 किसके बीच में, बराबर में है सक्सगाम वैली, बराबर में है POK, और कौन सा प्रांत है, बालिस्तान। ठीक, यहां है अक्साई चीन और ये है लद्दाख। कितना आसान सवाल पूछा यूपीएससी ने 2020 में कि सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, तो अब क्या निकालनी इसकी डायरेक्शन, लेह के पूरब में, लेह के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, एटसेट्रा, इस प्रकार से। यानी केवल मैप बेस्ड क्वेश्चन है अगर आप डीपली बात को पढ़ते हैं। तो यहां तक की तो कहानी क्लियर कि ये है कौन, LOC 776 किलोमीटर लॉन्ग, और यहां खत्म होती है। इसके बाद यहां से ये एरिया हमने डिमार्क कर रखा है, डिस्प्यूट यहां भी है। वो कहता है पाकिस्तान हमारा है, वो ये कहता है कि ये एरिया जाएगा ऐसे, हम कहते हैं नहीं जाएगा, कैसे, ऐसे। अगर एक बार यहां चला गया एरिया तो ये सारा किसका हो गया, और एक बार सियाचिन क्या है इसमें, टॉप पे, यहां भी नीचा, यहां भी नीचा, और ये कौन सा एरिया है, टॉप पे। यहां एक माउंटेन रेंज है, नाम है काराकोरम माउंटेन रेंज, जो इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। उसी माउंटेन रेंज पे, पर्वत श्रेणी पे कौन स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। यानी हम जैसे यहां कब्जा करते हैं तो इसकी ये वाली लाइन डिमार्क करते हैं हम, जिसे कहते हैं AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। कब बनी है, आफ्टर 1984। कब बनी है LOC, कब बनी है रेड क्लिफ, कब बनी है डुरंड लाइन, और कब बनी है AGPL। इतना डीपली किताब के अंदर संभव ही नहीं है, अपनी किताब खोल के जरूर देखना एक बार। एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। तो अब पाकिस्तान को इसी चीज का दर्द है कि इसने ऐसी लोकेशन कब्जा कर ली है जहां ये टॉप पे बैठा है, एडवांटेज है इसके पास, और इससे सारी गतिविधियां पाकिस्तान की, इस सक्सगाम वैली की, इस अक्साई चीन की, सब कंट्रोल में है इस टॉप पॉइंट से। अगर कोई यहां बैठा हो, यहां से एक बार कोई उतरे तो तुरंत दो बैठने को बैठे तैयार। कौन, अगर पाकिस्तान और चीन को मिलने से बीच में रोकना है तो हम टॉप पे बैठे हुए हैं। इधर कौन है, चाइना, इधर कौन है, पाकिस्तान, और बीच में कौन है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पे स्थित ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन, और हमारी आर्मी पड़ी हुई है। और इतना भयंकर खर्चा कर रहे हैं, उनके पीने के पानी से लेकर दुनिया भर के सामान सब क्या जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। ठीक, और हर दिन कितना खर्चा है, 6,53,00,000 एक दिन का खर्चा है आर्मी वहां रखने का। रात दिन चल रहे हेलीकॉप्टर सर्विस क्या, आदमी क्या, सेना के आदमी क्या। और यहाँ किसी सैनिक को रखने के लिए उससे पहले 3-3 जगह रखते हैं नीचे, यहाँ रखेंगे कुछ महीने, फिर कुछ महीने यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। अगर छुट्टी मिल जाएगी तो छुट्टी मिलने के 3 महीने बाद अपने घर जाएगा, इतना ही घूमता रहेगा। बेस कैंप बोलते हैं सियाचिन का इसे।
सारा गोला बारूद सामान कहाँ रखा हुआ है, यहाँ सप्लाई कहाँ कर रहे हैं लगातार, हर चीज, टेंट भी स्पेशल, वर्दी वर्दी पहन रहे हैं लगभग 15-20 लाख की, कम से कम 1 लाख के पहन रहे हैं जूते। -50 में होता है फ्रोस्ट, अगर एक भी अंग बाहर रह गया वही काम करना बन जाए, तोड़ के फेंक देना, से क्या हो जाएगा, खत्म। इसे बोलते हैं फ्रोस्ट अटैक। अगर कोई भी सामान बाहर रह गया तो वो जम जाएगा तुरंत ही, और जमते ही ना उंगलियां काम करेगी ना हाथ पैर, तो स्पेशल ड्रेस है अलग ही तरह की, ठीक है, अलग कमांडो है जो कहाँ रह रहे हैं, यहाँ। और किसी एक आदमी को मैक्सिमम 3 माह से अधिक रख ही नहीं सकते हम, नहीं तो दिमाग सहित पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार। उसे कहाँ रखेंगे, यहाँ, आदमी बदलते बदलते रहेंगे। अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के छठा, जो पहाड़ों में रहने के आदी हैं, जो पहले पहाड़ों में रहते हैं। तो एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनल लाइन वो लाइन है जो NJ9842 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जा रही है, सक्सगाम वैली तक, जो सियाचिन का वेस्टर्न पार्ट है, सियाचिन का वेस्टर्न पार्ट है, जिसपे पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस लाइन को भारत क्या करे, DMZ, डीमिलिटराइज जोन, यहां से भारत अपनी मिलिट्री को हटाए, और इसको लेके बातचीत चल रही है, लेकिन यहां से भारत हटाने वाला नहीं है, चाहे खर्चा क्या हो जाए, इसका भी 4 गुना। तुमने अभी देखा, सारे भारत का सेंटीमेंट आपका हमारा, हमारे आर्मी कारण से है। हम जिनके ऊपर कूद रहे हैं वो कौन है, जो बॉर्डर पर खड़े हैं आपके हमारे लिए, ठीक है। तो जैसी गलवान वैली की घटना हुई और यहाँ युद्ध की संभावनाएं बनी, हमारे तुरंत सैनिक मरे तकड़े झड़के के अंदर, वो लोग क्या थे, ऑलरेडी प्रिपेयर, और हमारे सैनिकों ने बिना हथियार के भी उन पे हमला बोला और उन्हें खत्म किया। उसके बाद से ऐसी चोटियों की संभावनाएं जहां हम बैठे हैं और पावर वैल्यू बढ़ गई है, और यहां से लेके ब्लैक टॉप, तसांगपो लेक, ये पूरी पट्टी हमने कब्जे में ले ली है। अगर हम यहाँ ना होते और ये पैसे आज काम आए, तो हमारे पास एक एडवांटेज प्लेस की, और AGPL ये लाइन है जो इसकी सियाचिन के बॉर्डर को तय करती है, जिसे पाकिस्तान चाहता है कहाँ बने, यहाँ बने, जिसे हम चाहते हैं कहाँ बने, यहाँ बने। AGPL LOC का भाग नहीं है, पक्की बातचीत क्या, AGPL LOC का भाग नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ LOC, जो NJ9842 से बनाती है वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ सियाचिन, इट मेक्स वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ सियाचिन, यह सियाचिन का पश्चिमी बॉर्डर बनाती है NJ9842 से। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई। वो फिंगर का मामला है, एक लेक है, उस लेक में फिंगर जैसे आकार बने पड़े हैं, वो तसांगपो झील है, उसे बोलते हैं फिंगर, फिंगर 4, फिंगर 8, जिसके बीच में झगड़ा है, ठीक है, पढ़ने वाले, ठीक है। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। LOC और उसका बैकग्राउंड, ठीक है, POK झगड़ा और उसका बैकग्राउंड, ठीक, सियाचिन और उसका बैकग्राउंड, ताकि आपके दिमाग में कहानी क्लियर हो। अब अगली बातचीत, हम पढ़ रहे हैं भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर, कौन पढ़ चुके, डुरंड रेखा, दूसरा कौन पढ़ दिया, रेड क्लिफ रेखा, तीसरा कौन पढ़ दिया, LOC एंड AGPL, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक। अगला LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कहां कहां बटी हुई है। आशा है जो भी सामान मैं आपको भेजूं आप उसका इंपॉर्टेंस समझते होंगे, मैं ऐसे कोई सामान तुम्हें नहीं भेजता, ठीक। इस मैप को तुम्हें ध्यान रखना अपने मैपों के बीच में, जो क्या दिखा रहा है, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शुरू होती है किस पॉइंट से, कहां से,
तो फिर उसी का नाम लेना, NJ9842। वहां से आगे जाके क्या चल पड़ी है, एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट का, वहां चल पड़ी है इस पॉइंट से। कौन? एक हिस्सा तो इसका ये है, एक हिस्सा क्या है इसका, ये, और एक हिस्सा कहाँ है इसका, ये। तो इसके 3 पार्ट हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो चीन ने अपनी सेना की भी ऐसी कमांड बना रखी है, वेस्टर्न थिएटर कमांड। वेस्टर्न थिएटर कमांड, थिएटर कह रहा है वो जोन को, वेस्टर्न थिएटर कमांड, सेंट्रल थिएटर कमांड और ईस्टर्न थिएटर कमांड। किसकी है ऐसी आर्मी? चाइना की। तो अब इसके 3 अलग अलग पार्ट हैं LAC के। ये कंप्लीटली LAC है, वहां से लेके यहां तक। ये कैसे बनी, क्यों बनी और क्या कहानी है वो सुनो। इस मैप से तुम चाहते हो तो ये बात तुम लिख दो जरा, वहीं पे ही हैंड टू हैंड बात खत्म होगी कि इसके 3 सेक्शन हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। पश्चिमी, पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न सेक्टर, ठीक, मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, और ईस्टर्न, पूर्वी क्षेत्र। वनडे एग्जाम में तुम में अंतर है, वनडे वाला नाम सुन ले तो काम हो जाए उसका, और हम हर बात के खाल निकालेंगे, दुनिया भर की बात निकलेंगे उसके अंदर से। इनकी लंबाई कितनी कितनी है? 15, 70, 545 एंड 1325। सबसे लंबा सेक्टर कौन सा है? ईस्टर्न सेक्टर, LAC पर। इसे मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं, मैकमोहन लाइन इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है बातचीत। ये लाइन है खाली, मैकमोहन लाइन केवल आगे है, यहां मैकमोहन लाइन नहीं है। ठीक है, क्यों? सुनो कहानी। चलो ये ले तुम HW, सारी कहानी एक ही तुम सुन लोगे तो हजम नहीं होने की। LAC क्या है? डिफरेंट बिटवीन LAC एंड मैकमोहन लाइन। कल मिलेंगे 11 बजे, और आपको ये जान के आना LAC क्या है, और स्पेशली पढ़ के आना 1962 का भारत चीन युद्ध, इंडो चाइना वार। क्योंकि जो आज पढ़ोगे वो कल कहीं ना कहीं काम आने वाला है, तो जो बात आज आ जाए उसकी सारी कहानी आज ही पढ़ दो, बात खत्म। अगर इस चक्कर में रहोगे, जैसे किताबें हैं कि यहाँ केवल पढ़ी है LAC कहाँ से कहाँ तक है, तो आज पढ़ोगे LAC, कल पढ़ोगे चाइना वार, तो बात खत्म करो, आज ही छुट्टी। ठीक है, कल को ये पूछे, वार पूछे, कुछ ही पूछे, आपका तैयार हो, हर दिन जाओ कुछ ना कुछ सीखते हुए। कोई दिक्कत आएगी? मेरा नंबर आपके पास है ही।